क्रूशल टाइम है, उसमें इतने सारे बच्चे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा इस क्रूशल टाइम में। उम्मीद यही है कि आपका वैल्यू एडिशन होगा और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब मैं चंद चीज़ें पहले आपको बताऊंगा, कि किस तरीके से हम इस टाइम को अच्छा यूज़ करेंगे और उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, मैं चाहूँगा कि आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ऑब्वियसली आप लोग स्नेहा स्नेहा बेटा, आपको बताता हूँ सारी चीजें, ड्यूरेशन वगैरह सब बताता हूँ, टेंशन ना ले। सबसे पहली बात बेटा, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं आप सबको, सारे बच्चों को। इस प्रोफेशन से, इस फ्रेटर्निटी से बेटा आप आए हो, ऑब्वियसली कुछ पता होगा आपको हमारे बारे में, मगर फिर भी थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम तारिक तुनियो है। मुझे नॉर्मली बच्चे जो है वो टीटी बुलाते हैं। अच्छा, टीटी द टैक्समैन, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा मेन कोर कॉम्पिटेंस है वो, बिकॉज कि आपको भी पता चल जाएगा मेरे बारे में कि टैक्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मगर बहरहाल टैक्स के अलावा किस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक बिजनेस के स्टडी से है, और कराची के सबसे बड़े, बल्कि पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इदारे से मेरा एमबीए है। और बिजनेस को मैं इस मतलब सब्जेक्ट स्टडी करता हूँ, और वन ऑफ माय फेवरेट जिसको कहते हैं ना मशगला, जिस पे हर महीने बीवी से लड़ाई होती है, वो होता है बुक्स परचेस करना। और आजकल जिन बुक्स को मैं ज़्यादा परचेस कर रहा हूँ, उसका यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस है, इन एजुकेशन। तो इस वजह से ये वो चीज़ है जिसको मैं आप समझें कि शौक से पढ़ता रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 15 ईयर्स बैक, तो जो मैंने नॉर्मली किसी और इदारे से, उस वक्त तो ARTT का एग्जिस्टेंस नहीं था, बट उस वक्त जिस इदारे से मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो जब CV भेजते हैं तो नंबर 1 मैंने लिखा था जी मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, टैक्सेशन। नंबर 2 आपको पता है मैंने क्या लिखा था? लिखा था बिजनेस स्टडीज। ठीक है, नंबर 3 पे मैंने लिखा था कंपनी लॉ। तो ये वो एरियाज हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, बिजनेस स्टडीज के। लकीली फॉर मी के आईकैप ने शायद मेरे दिल की आवाज़ सुन ली, उन्होंने फिर PRC के अंदर एक सब्जेक्ट डाल दिया। तो मैंने सोचा, जैसे ही ये सब्जेक्ट मैंने देखा, इसकी कंटेंट देखी, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो इस पे होना चाहिए। और ऑब्वियसली फिर मुझे पता था कि जो चीज़ मेहनत तलब है और नहीं होती, ऑब्वियसली टीचर्स भी बिजी होते हैं, उनको भी बहुत सारी उनकी लाइफ भी है। तो मैंने इस पे ना डेडिकेशन लगा के, डेडिकेशन के साथ एक काम ये किया कि इस पे मैंने बना लिया MCQ। ठीक है, अब आपको 2000 MCQs की, 2000 मीन्स 2000, ठीक है, ये फिगरेटिवली मैं यूज नहीं कर रहा, मोर देन 2000 MCQs हैं। और आपकी ये जो बुक है, मैंने इसको कॉपी इसलिए करवाया कि थोड़ा सा मुझे मतलब पेजेस जो थे वो वाइट चाहिए थे नोटिंग के लिए। तो इसकी पूरी बुक पे MCQs आपको मिलेंगे। आपको ये MCQ कैसे मिलेंगे? वो इस तरह आपको मिलेंगे कि आपकी हर क्लास के बाद जो उस दिन MCQ हमने डिस्कस किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 2000 MCQs की प्रैक्टिस आप कर लो, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि सब पेपर इसी में से निकलेगा। जिस जिस बच्चे ने अभी तक अगर सही से इस सब्जेक्ट को नहीं समझा, तो आपको दोबारा एक चांस मिल जाएगा इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स में आप उस पूरे सारे के सारे एवरी चैप्टर, एवरी पैराग्राफ, मोर और लेस एवरी लाइन को आप रिवाइज कर रहे होंगे। इस MCQ को बनाने की मेन वजह क्या है कि ना सिर्फ आपको एग्जाम की तैयारी हो जाए, बल्कि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से बुक को पढ़ा होगा, उसके लिए वही चीज दोबारा नजर आएगी, उसको उसको चीजें MCQ के अंदर वो रिवाइज भी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने क्यों की, ये इसकी वजह से की जो आपके सामने है कि IBA से मैंने MBA किया हुआ है। ठीक है, सेकंड चीज इसके बाद बताऊं, मैं CSS ऑफिसर भी हूँ। मेरा ताल्लुक सिविल सर्विसेज के साथ है, और 2002 में मैंने CSS का एग्जाम पास किया था। CSS में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने पास किया, और उसके बाद आई नेवर रीअपियर्ड, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट को मैंने ज्वाइन किया CSS के बाद, वो मेरे लिए मेरा इन अ वे पसंदीदा था, और वो था FBR। तो मैं FBR में ऑफिसर हूँ। करंटली आई एम वर्किंग इज एडिशनल कमिश्नर इन FBR एट अ सीनियर लेवल। इस वजह से मेरा टैक्सेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे जैसे
जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़े तो शौक जो है ना वो इंसान को पता नहीं क्या करवाता है। तो बाय प्रोफेशन टैक्स वाला हूँ और बाय पैशन भी टैक्स वाला हूँ, क्योंकि मैं फिर टीचिंग टैक्सेशन की मैंने स्टार्ट कर दी। और सिविल सर्विसेज एकेडमी एक ख्वाब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो मेरा पूरा किया। जिस तरीके से आपका ख्वाब है क्वालिफाई होने का एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अल्लाह, मेरी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपका ख्वाब भी पूरा करेगा। और दूसरी चीज बेटा, जिसने अभी सवाल पूछे हैं ना, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये एफबीआर की मैंने बात कर दी। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर में, तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सारे जो टैक्स के कवानीन हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एक्सपर्टीज डेवलप हुई, और थोड़ा सा मैं रिसर्च करने वाला बंदा हूँ। तो साथ में टीचिंग स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ARTT में, जो ARTT नाम है, आप में से जो बच्चे यहाँ से हैं, यानी सिंध से या साउथ से हैं, वो तो उनको पता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑनलाइन की वजह से पूरे मुल्क को पता है ARTT। तो अक्सर लोग पूछते हैं ARTT क्या है, तो मैं बोलता हूँ TT आपसे बात कर रहा है। तो ARTT जो है अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से एक बहुत ही लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज क्या है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड एक डिपार्टमेंट बनता है गवर्नमेंट का, जिसमें सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज का था। तो आई वाज वन ऑफ द पायोनियरिंग जिसको वहां पे शामिल किया गया था एज कमिश्नर। तो आई हैव वर्कड इन सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, वेरियस असेंबलीज, नेशनल असेंबली से लेके सिंध असेंबली, ये सारे एक्सपोजर्स हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है मुझे बेटा, OECD एक इंटरनेशनल यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, IBFT, ARTT मैंने बता दिया। इसके अलावा ए लेवल से भी मैं थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, ए लेवल लॉ से और सोशोलॉजी से, तो वहाँ पे भी मैं एक कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। ऑब्वियसली आज का सब्जेक्ट मैं खुद नहीं हूँ, आज का सब्जेक्ट आप लोग हो, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये चीज बनी है, ठीक है। तो आते हैं हम अब आपकी तरफ, ठीक है। आपकी तरफ इस तरह के बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फर्स्ट स्लाइड पे गो थ्रू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें चाहता हूं कि अब आप अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाओ। देखो आपका जो सब्जेक्ट है ये प्योर थ्योरी है, ठीक है। ये वो प्योर थ्योरी है कि जिसमें से आप, अगर आप आए MCQ बनाने के, मैंने तो खुद चुके MCQ बनाए। आप अपनी बुक, जिसके पास ये बुक नहीं है बेटा, अपनी बुक निकाल लो, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, जिसके पास नहीं है बुक निकाल ले, सारे निकाल ले, ठीक है। अब इस बुक के अंदर आप आ जाएं, आप चैप्टर 1 पे आ जाएं। चैप्टर 1 के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है, हम कैसे कवर करेंगे, आप में से जिस जिसके जो जो क्वेरीज थी बेटा, एक दफा दोबारा आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ आज का सेशन, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप बुक के पेज नंबर 1 पे आते हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस का ये चैप्टर नंबर 1 जो है आपको बताता है इसकी कंटेंट के मेजर सेगमेंट्स क्या है, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट्स के अंदर बेटा जो पहली चीज है, बुक आपको कैसे मिलेगी सॉफ्ट कॉपी में बेटा, कौन सी बात कर रहे हो, ये MCQs की बात कर रहे हो, ये बेटा मिल जाएंगे आपको सारे सारे के सारे MCQ एवरी क्लास के बाद हम जो सॉल्व करेंगे आपको उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, क्लास के एंड पे आप राब्ता करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है बेटा, लाजमन ऑब्वियस सी बात है, तो एग्जाम आने के करीब है यार, कहाँ थे आज, पूछना ये चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन क्या है बेटा, देखिए कोर्स ड्यूरेशन ख्वाजा मुंतजिर बेटा, कोर्स ड्यूरेशन मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मुझे आज चूंकि फर्स्ट क्लास होगी, तो फर्स्ट क्लास है और फाउंडेशनल जो चैप्टर 1 है, आज थोड़ा सा मैं जो एरिया कवर करूंगा वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करूंगा सब्जेक्ट की, तो कुछ थोड़ा सा मैं स्लो हूंगा आज, राइट। कल से पेस पकड़ेंगे और मैं आइडियली 7 डेज के अंदर, 7 to 8 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कवर करूंगा। अगर आप रोज की बेसिस पे मुझे 2.5 घंटे दोगे, रोज की बेसिस पे अगर आप 2.5 घंटे देते हो, ठीक है, तो वो 2.5 घंटे में मैं आपका इंशाल्लाह पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करा दूंगा, इंटायर बुक जो है आपकी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो और कोई सवाल, या स्टार्ट करें हम। ये MCQs आपको बेटा 2 तरीके से मिलेंगे। ये आपको एक तरीके से क्या होगा, एक तो आपका डे एंड पे जब क्लास एंड होगी तो आपको ये PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। नंबर 2, हम जैसे ही कोर्स खत्म करेंगे तो पूरे 2000 MCQs आपको एक PDF में बुक की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और जब बुक की फॉर्म में मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर आप दोबारा उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। अब कोई सवाल तो नहीं है, ओके। अब फॉर्मेट बेटा कुछ इस तरह है,
फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि हर एमसीक्यू जब मैं आपके सामने रखूंगा तो सबसे पहले जिसने पढ़ा हुआ होगा वो बुक नहीं खोलेगा, शुरू में आपने बुक नहीं खोलनी। जब की कॉन्सेप्ट्स आएंगे, थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो मैं आपको कहूंगा अच्छा बुक भी खोलो, ताकि मेरा मकसद ना यहाँ पे दो हैं, एक तो आपको रिवाइज करा दूं, एग्जाम सेटिंग में रहते हुए रिवाइज करा दूं, और दूसरा एमसीक्यू कैसे सॉल्व होता है वो भी कुछ टेक्निक्स आपको बता दे जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करें या कोई अभी भी आपका सवाल बाकी है? जल्दी जल्दी बताएं सारे। एआरटीटी से हार्ड कॉपी में अगर किसी को चाहिए होगी तो अभी नहीं मिलेगी, जैसे ही यहाँ से 6-7 दिन के बाद कंप्लीट होगा आपको उसी दिन मिल जाएगी। आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, पूरी बुक की फॉर्म में भी मिलेगा। शुरू में जो होगा आपको एवरी डे सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें बेटा, चलो भाई बिस्मिल्लाह। देखो सबसे पहली चीज याद रखना बेटा, देखो सेगमेंटेशन करता हूं मैं। चैप्टर 1 जो आपका है नेचर ऑफ बिजनेस का, इसकी सेगमेंटेशन करेंगे तो इसके अंदर 4 मेजर एरिया कवर किए गए। 4 मेजर एरिया में पहला क्या है, पर्पस, कि एक बिजनेस जब किया जाता है तो उसका पर्पस क्या होगा, तो उससे किस एंगल से देखा गया। पर्पस मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है, मगर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा गया है कि वेदर वो प्रॉफिट के लिए है या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है। तो वो चीजें आएंगी, वो मैं आपको उस वक्त भी एमसीक्यू के वक्त भी एक्सप्लेन करूंगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट की चीजें क्या होती हैं, और अगर वो बिजनेस क्यों नहीं है या बिजनेस है तो कैसे है। उसके बाद आता है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, वो है जो लाजमन बहुत एग्जामिन होगा, देख लेना, वो क्या है, मिशन। पहले तो विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होता है, इन चीजों को आपने यकीनन पढ़ा होगा। मैं एमसीक्यू की फॉर्म में आपके सामने वही चीज रखूंगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बाद स्टेक होल्डर्स है। तो इन सारी चीजों को हम किसी न किसी वे में आज रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिसके पास बुक है बेटा अभी फॉर द टाइम बिंग साइड पे कर दो, जब कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यू जो आ रहा है उसमें है क्या है, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एक एक्टिविटी भी होती है, बिजनेस एक्टिविटी भी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। हमने जो एमसीक्यूज बनाए हैं वो सारे आपकी आईकेएप की बुक पे बनाए हैं। ठीक है, आपकी आईकेएप की बुक को रखा गया है, उसकी लैंग्वेज को रखा गया है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जिस चीज पे एग्जामिन करेगा उसी को आगे रखा है। तो बिजनेस एक एक्टिविटी भी होती है, बट बिजनेस को हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच बाय क्या करेगी, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय कस्टमर्स स्ट्राइव्स फॉर, किस मकसद के लिए होती है, पब्लिक गुड, वेलफेयर ऑफ द पुअर, प्रॉफिट या नेशनल डेवलपमेंट। बताएं आपके हिसाब से व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी और डी। ऑप्शन वाइज बताएं, ए बी सी कौन सा या डी कौन सा है। करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज सी। क्योंकि बेसिकली अगर आप अपना चैप्टर उठाएं तो जो फर्स्ट आपका अगला पेज है, पेज नंबर 2, उसके अंदर जो पैरा 1.1 है नेचर ऑफ बिजनेस को अगर स्टडी करो तो इंटायर ये जो सेगमेंट है ये इसी चीज पे, प्रॉफिट पे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड इसेंशियल्स। गौर से पढ़ना, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस एमसीक्यू को, जल्दी नहीं करना। By providing household essentials, clothing, medical care, transportation, banking, communication, business meets the needs of number 1 companies, consumers, cities, manufacturers. Now, correct option क्या है बताओ, बताते जाओ। Good, good, शाबाश बेटा। What is the correct option? Now the correct option is B. क्यों? इसलिए कि जो बिजनेसेस होते हैं वो दो किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है B2C। B2C का पता है आपको, व्हाट इज B2C? कोई बताए मुझे B2C क्या है। और दूसरा होता है B2B। B2B बताएं क्या है, B2C और B2B क्या है, बताएं किसी को। एक होता है वो सर्विसेज जो बिजनेस टू कंज्यूमर होगा, और दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब इसके अंदर अगर देखें तो कंपनीज को भी तो जो बिजनेसेस हैं वो कंपनीज को भी तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों नहीं प्रोवाइड करते। तो हमने इसको क्यों करेक्ट नहीं किया कंपनी को, इसलिए कि गौर से पढ़ोगे ना बेटा तो क्या लिखा है, बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड एसेंशियल्स, क्लोथिंग, मेडिकल केयर। ये जो मेडिकल केयर है, क्लोथिंग है, ये कंपनी को थोड़ी होती है, सिटीज और मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है प्राइमरली एमसीक्यू किसको डील कर रहा है, B2C को कर रहा है, तो कंज्यूमर्स होंगे। थोड़ा गौर से देखना अल्फाज को बेटा, वो ना थोड़ा शेड्स ऑफ मीनिंग्स जो होता है ना वो इस्तेमाल करेगा। एक लफ्ज की भी एक शेड निकाल देगा, और तुम अगर शेलो नॉलेज होगी, ये जल्दबाजी में होंगे, गलत ऑप्शन को करेक्ट करोगे। तो कंपनी उस वक्त होता है जब हम यहाँ एमसीक्यू B2B में बना रहे होते, B2B होता, कंपनी वुड हैव बीन अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, टेंशन नहीं लो, सब कुछ मिलेगा, ये आप लोगों के लिए सारी एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गौर से देखना, टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी हेल्ड, टच्ड और स्टोर्ड, मैन्युफैक्चर्ड और ट्रेडेड बाय बिजनेस आर टर्म्ड एज, ये कोई डेफिनेशन है, ये जिसने पढ़ी होगी उसी को याद होगा, जिसने नहीं पढ़ी होगी अभी सुन लो। क्या है टेंजिबल? द वर्ड इज टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी हेल्ड, टच्ड, स्टोर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, ट्रेडेड बाय द बिजनेसेस आर टर्म्ड एज, द करेक्ट ऑप्शन इज यस, गुड्स। क्यों? देखो, गुड्स और सर्विसेज बिजनेस की मेन प्रोडक्ट होती हैं। अब समझना मेरी बात, जिसको नहीं, अगर अब तक भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना, वो गौर से सुने। देखिए, सर्विसेज जो होती हैं और जो गुड्स होती हैं, उसमें एक सबसे की एलिमेंट के, समटाइम्स एक बात याद रखना, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, एक स्पेक्ट्रम होता है गुड्स का, टेंजिबिलिटी का, एक स्पेक्ट्रम होता है सर्विसेज का। इस स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे कनेक्ट होएंगे तो बीच में फिर ऐसी चीजें भी आ जाती हैं विच आर अ मिक्सचर ऑफ द टू। अब मैं मिसाल दूं आपको कि अगर रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं तो आप क्या ले रहे हो? अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या है, आप आर यू परचेजिंग गुड्स या आर यू रिसीविंग सर्विसेज, या इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ? ठीक है, समझ रहे हो? तो गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस करना समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जो क्राइटेरिया होगा क्या होगा, एक तो टेंजिबिलिटी, ठीक है, और दूसरा क्या, क्योंकि सर्विस में क्या टेंजिबिलिटी नहीं होती, क्या होती है, जब हम जाते हैं किसी भी सपोज करें सैलून पे बाल कटवाने के लिए, तो टेंजिबिलिटी तो है, मगर टेंजिबिलिटी किस चीज की है भाई? टेंजिबिलिटी उसके बिजनेस की है, हमने जो हासिल किया उसकी टेंजिबिलिटी नहीं है। हेयर कट होना क्या टेंजिबिलिटी, ठीक है, बैंकिंग की सर्विस, टेलीकॉम की सर्विस, तो शिपिंग की सर्विस, बहुत सारी। तो याद रखना बेटा, गुड्स के लिए जो की एलिमेंट होता है ना, एक टेंजिबिलिटी होता है और दूसरा स्टोरेज होता है, क्योंकि सर्विसेज कांट बी स्टोरेज। मुझे एक बात बताएं, आप में से कौन है जो बाल नहीं कटवाते, और अम्मा जो है वो अक्सर जो है ना, मतलब जूते मार रही होती है कि नहीं बाल नहीं कटवाने, मैंने आई कैप का एग्जाम आ रहा है ना, है ना? अब बेटा मुझे बताओ, तुम लोगों को अगर एक ऑप्शन होता कि एक ना, जैसे डाउनलोड हम कर लेते हैं चीजें, तो हेयर कटिंग भी डाउनलोड हो जाती या स्टोर हो जाती, कि चल अम्मा निकाल हेयर कटिंग की सर्विस को, लगा मेरे माथे पे बाल काट जाए खुद ब खुद। तो यू कांट डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? बट देखो, अगर आपके पास पेन नहीं है, पेन का एक आप पैकेट रख के रख सकते हो, स्टोर करके। समझ आई? नाउ व्हाट इज द की थिंग इन गुड्स एंड सर्विस? समझ आ गई? टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी, दूसरा स्टोरेज। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चीजें समझ आ रही हैं? चलो बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, now question number 4 is intangible। इस एमसीक्यू में द कीवर्ड इज दिस, ऑफरिंग्स। और मैंने क्या कहा, आपकी बुक से बनी हुई है, इंटेंजिबल ऑफरिंग्स। क्या? इंटेंजिबल ऑफरिंग्स ऑफ द बिजनेसेस दैट कैन नॉट बी हेल्ड, टच्ड, स्टोर्ड आर टर्म्ड एज। भाई देखें, बिजनेस प्लान भी क्या होते हैं, बिजनेस प्लान को आप टच कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सर्विसेज है, बिजनेस प्रोजेक्ट है। गौर से देखना, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट होगा, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सर्विसेज। क्यों? ये डेफिनेशन है। ठीक है भाई, शाबाश शाबाश बेटा, गुड 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 गुड। ठीक है, ओके, आगे बढ़े भाई। देखिए, इसमें ना बिजनेस प्लान्स और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी बाकी क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं, मगर इसमें मसला क्या है, ये ऑफरिंग्स नहीं है, ये ऑफरिंग नहीं है, और सर्विसेज ऑफरिंग। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट करते हैं बेटा, नमाज ब्रेक करते हैं सब। नंबर 5, इजी वन, इजी पीजी। कैसे? फिजिशियंस, लॉयर्स, हेयर स्टाइलिस्ट इन एयरलाइंस ऑल प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी, ओपिनियन, नो सर्विसेज। राइट, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, besides B2C, B2C is business to consumer transactions. Businesses also engage in B2B transactions. Correct or incorrect? True or false? True or false? क्या businesses B2B services देते हैं, B2B transactions करते हैं, goods एक दूसरे को बेचते हैं? Yes, जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें चाहिए रॉ मटेरियल, किससे परचेस करेंगे? अनदर बिजनेस से, तो ट्रांजैक्शन क्या होगी? B2B। और मैं जब खुद बना के और कस्टमर को बेचता हूं तो क्या हो जाएगा? B2C। इसी तरह सर्विसेज में भी दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। राइट, नेक्स्ट, नंबर 7, आ जाओ बेटा, अब पता चलेगा। बिजनेस क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर द बेसिस ऑफ आवर। अब जिसने गौर से पढ़ा होगा ना, वो इस बात को समझ सकेगा, गौर से पढ़ा होगा जिसने, बेटा गौर से पढ़ा होगा।
नहीं पढ़ा लग रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा मुझे बेटा। हाँ पहुंच गए ना, देखो लेयर्स होती है हर लेवल की लर्निंग की, ये आपकी बुक में मौजूद है। जिसने देखना है आप पैराग्राफ नंबर 1.1 में जाओ, उसमें मौजूद है। क्या लिखा है? बिजनेसेस क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर द बेसिस। देखिए एक सोसाइटी के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, सुनना मेरी बात सुनना, जब एक गुड, शाबाश शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने दिया, बेतलहा, मरियम, शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो सुनिए अब मेरी बात के, देखो जब एक मुआशरे के अंदर, देखिए हमें याद रखना, आपके सारा का सारा जो फोकस होगा वो आपका ये बुक होना चाहिए। इसी बुक से आपके पेपर पास होंगे। जो आपका आईकेएफ ने टेक्स्ट रखा है इसी को पढ़ो, इसी से आप, तो उसी की बेसिस पे सब कुछ है। अब देखो अगर देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे मुल्क में, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज के, फिर आपकी परचेजिंग पावर, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे कनेक्टेड है भाई? बिल्कुल कनेक्टेड है। क्यों? देखो जब एक बिजनेसेस अगर चीजें प्रोड्यूस करेंगे, आप मुझे बताओ, आपके अगर मुल्क में हाई क्वालिटी मोबाइल फोन बन रहे हो, ठीक है, और उसकी प्राइस रीजनेबल हो, तो लोग क्या करेंगे? उसको परचेज करेंगे, हर बंदा परचेज करेगा। आपके मुल्क में फूड ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप कहेंगे बुलेट ट्रेन है, हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे, इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटी को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे डिटरमिन होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 8 सी में देखिए, गुड, जिसने सवाल करना है सुनो, सद्दाम कह रहा है सर सी। देखिए बात ये है, स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इससे तय नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इसलिए तय नहीं होगा सद्दाम, क्योंकि देखो मैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा हूं। देखो मैंने ये 2 पेन की बात है, ये 2 पेन है ना मेरे पास, एक हाई क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, एक लो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी थोड़ी होगा, या स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस थोड़ी होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे तय होगा, ठीक है। तो क्लोजर है, उसके अंदर शेड होगा जो कनेक्ट करेगा। तो सदाम आपने फोकस बेटा किस पे करना है? बुक पे करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यू इसी से बनेंगे, ठीक है। नंबर 8, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of a country is measured by output of its people, output of goods and services, output of resources। क्या है? What is the correct answer? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सेंटेंस देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय क्या? आउटपुट्स। बाकी देखिए कनेक्टेड तो है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाई करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इसलिए बेटा, करेक्ट आंसर इसलिए कि आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट इन द सेंस के ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी वो लाइफ से कनेक्टेड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप उसको तय होता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 9, इन व्हाट वेज बिजनेस प्ले अ की रोल इन डिटर्मिनिंग अ वे, इन व्हाट वे बिजनेस प्ले अ की रोल इन डिटर्मिनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे? by providing jobs and goods and services to the society, by providing natural resources to the country, by providing training for human resource development, by providing corporate culture। what is the correct answer? now the correct answer is के देखो quality of life कैसे होगी, 2 तरीके से होगी। नंबर 1, बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है? जॉब्स। सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयर आप देखें इंटरनेशनली तो बिजनेसेस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को छोड़ दो, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है, मगर इंटरनेशनली देखें तो कौन होता है? बिजनेसेस होते हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? वो अपॉर्चुनिटी देंगे, वहां से अर्न करके लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जितना जितना बिजनेस की ग्रोथ होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट की रेम्यूनरेशन ज्यादा होंगी। और दूसरा, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे डिटरमिन करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करके। द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, इज ए। 10, which of the following terms best describe, अब बात समझना, ये जो स्टेटमेंट है कौन सा टर्म है जो इसको बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर सकता है? द जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ज्यादा है कम है? द जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग्स एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इस मुल्क में या इस मुआशरे में जिंदगी, भाई इस मुल्क में 60 साल में लोग मर जाते हैं, इस मुल्क में लोग 80 साल में मर जाते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या? एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, भाई इसमें लिटरेसी क्या है? यूनिवर्सिटी की कॉलेज में लोग जाते नहीं। हेल्थ, सैनिटेशन एंड लेजर टाइम, इवन लेजर टाइम के भी फ्री टाइम मिलता है उसको अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें मिला लें, ऐसा कौन सा टर्म है जो इन सबको एक्सप्लेन करे? बताओ भाई। क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट क्या है? इस सब चीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इसको बेस्ट डिस्क्राइब करा है। क्यों? देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी और बुरी वो बात नहीं हो रही, क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी या बुरी इस पर डिपेंड करती है। किसी भी मुल्क को जब हम जाएंगे देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इस मुल्क की क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन कैसे होगी, इस क्राइटेरिया पे तो होगी। तो इस पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट को बेस्ट वे में डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे, बाय ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिल्डिंग हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एफर्ट ऑफ, बताओ, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑफ द अबव। बिल्डिंग हाई क्वालिटी लाइफ इज एफर्ट ऑफ, किसकी एफर्ट है? गौर से जिसने पढ़ा होगा बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, गुड जॉब, गुड जॉब, जबरदस्त। नाउ देखो बेस्ट क्वालिटी सिर्फ बिजनेसेस नहीं प्रोवाइड, बिजनेस का काम नहीं है, इवन गवर्नमेंट का काम है, इवन नॉट फॉर प्रॉफिट भी तो इसीलिए है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऐसे भाई देखें, जो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन सी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई हो, ये कौन इंश्योर करेगा? बिजनेसेस। कैसे भाई? जब वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, जब वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो किस क्या मकसद वहां पे है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, वो कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट का तो पूरा मकसद ही यही है। और नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनती ही इसलिए है। नॉट फॉर प्रॉफिट का जो मकसद ही क्या होगा? कोई ऐसा कोई सोशल ऑब्जेक्टिव हासिल करना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक केस में यहाँ चूंकि फर्स्ट टाइम ये टर्म आया है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि इसका मकसद क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये नॉन प्रॉफिट नहीं है। इसमें और इसमें फर्क है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फर्क है, ठीक है? नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट में फर्क है, याद रखना क्या फर्क है। इसमें प्रॉफिट नहीं होता, किसमें प्रॉफिट नहीं होता? नॉट फॉर प्रॉफिट में, दे डोंट अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। बट नॉन प्रॉफिट में प्रॉफिट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट आता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में से जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं। अब कैसे? जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे आम बिजनेसेस के सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है? इस तरीके के जो 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 लोग उसको चला रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, वो उस प्रॉफिट को विथड्रॉ नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ विथड्रॉएबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आएगा, जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाती है, ठीक है, तो फी चार्ज करेंगे। हॉस्पिटल चलाते हैं, फी चार्ज करेंगे। या जैसे जी हमदर्द दवाखाना है, गुड्स बनाते, ठीक है, मुख्तलिफ वेरियस प्रोडक्ट्स, तो प्रॉफिट कमाएंगे। मगर वो प्रॉफिट कैसे कमाया? किसी भी गुड्स या सर्विस से जो प्रॉफिट कमाया वो वापस कहाँ आ गया? इधर ही आ गया। और कहाँ खर्च होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स में ही खर्च होगा। वो प्रॉफिट यहां से निकल के किसी और के पास नहीं जा सकता। नॉट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स, नो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बात समझ आ गई? अगर किसी को पहले से नहीं पता था तो फर्क समझ आ गया। व्हेन वी से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन वी से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्क समझ आया। नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रॉफिट नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रॉफिट नहीं होता, दे डू नॉट अर्न प्रॉफिट। उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, याद रखना। इसमें प्रॉफिट ही नहीं होगा, किसमें? नॉट फॉर प्रॉफिट में। मगर नॉन प्रॉफिट में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी, मगर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह जाएगा, उससे बाहर निकल के किसी के पास नहीं जा सकता। यानी उस प्रॉफिट को कोई ड्राइंग में नहीं घर ले जा सकता, कोई प्राइवेट बंदा, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो। वो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप नॉन प्रॉफिट बना रहे हो, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन, मसलन देखें जी हमदर्द दवाखाना, हमने भी दवाखाना बना लिया, ठीक है, टीटीज दवाखाना, हम भी कोई चीज बना रहे हैं। फिर क्या हुआ? उस चीज से हमने प्रोडक्ट बनाई, लेट सपोज पहले साल हमें प्रॉफिट आ जाता है, कितना आता है? 40 लाख रुपए। अब मैं चाह रहा हूं मैं 40 लाख रुपए घर ले जाऊं क्योंकि मेरा दवाखाना है, तो ये फिर नॉन प्रॉफिट नहीं है। नॉन प्रॉफिट पे क्या होगा? बेशक मैंने दवाखाना बनाया हो, मगर वो 40 लाख रुपए वहीं रुकेंगे, नई प्रोडक्ट्स बनाने में जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट को ड्रॉ, विथड्रॉ, डिविडेंड किसी भी फॉर्म में नहीं लेके जा सकता। उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, वहीं के वहीं खर्च होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चीजें समझ आ रही है बेटा?
एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और चीजें, ठीक है, उस पर भी आएंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट नंबर 12। नाउ नंबर 12 इज प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस का चूंकि देखो ना मेन मकसद क्या है, जो आपका शुरू का फर्स्ट सेगमेंट है ना चैप्टर का, चैप्टर 1 का जो पहला पैरा है, उसके अंदर इंटायर जो फोकस है आपके आईकेप का, वो इस चीज पे है कि ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन बनती क्यों है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्टडी कर रहे हो बेटा क्या, बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है, वो बनती है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपका जो पहला जो पूरा सेगमेंट है उसका ताल्लुक की प्रॉफिटेबिलिटी से। तो उस पे अब एमसीक्यू आ रहा है क्या, कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू अ की वेरिएबल। किसी वेरिएबल से हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। देखिए हर बिजनेस को चाहे वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या किसी और बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ऐसे क्या वेरिएबल्स हैं जिसको बेस बना के हम देखें कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो एक है रेवेन्यू, एक है कॉस्ट, एक है प्रॉफिट। अब ये तीनों वेरिएबल यूज हो सकते हैं, तीनों वेरिएबल यूज होते हैं, हो नहीं सकते, होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। इसमें अगर इंडिविजुअली देखा जाए, रेवेन्यू भी बेस बनाया जा सकता है, प्रॉफिट भी बेस बनाया जा सकता है, इवन कॉस्ट भी बनाई जा सकती है। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। मगर अगर ऐसा एमसीक्यू बने जिसमें से इनमें से एक हो और तीन कुछ और हो, तो हम इनमें से जो तीन है इसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। वसीउल्लाह किस एमसीक्यू की बात कर रहे हो बेटा, इस एमसीक्यू की बात कर रहे हो, कॉस्ट कैसे। देखो कॉस्ट इस तरह मिसाल देता हूं, देखें सिर्फ और सिर्फ अगर कॉस्ट को बेस बना ले, कॉस्ट को बेस बना ले, सुनिएगा मेरी बात, ये जिसने सवाल पूछा है ना कॉस्ट कैसे, बेटा आप सुनो। हम जब प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। से इस वक्त कौन सा ईयर कंप्लीट हो चुका, तो 21 कंप्लीट हो चुका, करेक्ट, 22 तो चल रहा है। अब हम देखने, सुनना मेरी बात, ये किस जिसने सवाल पूछा बेटा कि सिर्फ हम कॉस्ट को बेस कैसे बना सकते हैं, एज अ वेरिएबल कॉस्ट कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करेगा। ऐसे करेगा बेटा, अगर सपोज करो कि 2021 में हमारी कॉस्ट आई है बेटा 80 से 80 मिलियन, ठीक है, 80 हमारी कॉस्ट है। हमने देखा कि इससे पिछले साल 2020 में हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 120। अब आप मुझे बताओ कि इससे क्या इंडिकेशन, क्योंकि बिजनेस ने क्या करना है, बिजनेस ने या तो रेवेन्यू बढ़ाना है या तो बेटा कॉस्ट को कम करना है, कंट्रोल करना है। अब आप क्या बताओ, क्या कॉस्ट बेसिस नहीं बन सकता इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेटर के प्रॉफिटेबिलिटी हुई होगी कि नहीं हुई होगी, बताओ, हुई होगी ना। आप कंपैरेटिव देखोगे ना, उस साल थोड़ी देखोगे डिक्रीज हुई कॉस्ट तो क्या बढ़ी, हाँ भाईजान क्या बढ़ी, समझ आ गया, ऐसे इसका जवाब है। इनकी प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी पता चल गई, सही है भाई। अगर आपको बताया जाए कि एक बिजनेस ने रिड्यूस द कॉस्ट बाय से 15%, तो क्या इंडिकेशन है, इंक्रीज द रेवेन्यू नहीं बता रहा, डिक्रीज बता रहा है, रिड्यूस द कॉस्ट बता रहा है। आगे समझ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शाबाश। सब मिलेगा बेटा, सब पूरे एमसीक्यू आपके लिए बेटा मुफ्त में। और वो ना बस आपको पीडीएफ में दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं, सबको बांट देना, ठीक, टेंशन नहीं लो आप, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट। देखिए अब ये बात है कि किसी ने सवाल पूछा है, अब नाम तो नहीं आ रहा, लुकमी आ रहा है या लक्ष्मी आ रहा है बेटा, मगर आपने लिखा है बेटा हो सकता है 2021 में क्या हुआ हो, प्रोडक्शन कम हुई हो, बिल्कुल ठीक है, बट गिवन सर्कमस्टेंसेस में जब एग्जामिन करेगा तो बताएगा ना अदर फैक्टर। जब सवाल बना रहे होते हैं ना, याद रखना एक मेरी बात, मेरी एक टेक्निक है जो बच्चों को समझाने के लिए होती है, क्या, सवाल चेंज नहीं करो, क्वेश्चन चेंज करोगे ना, बच्चों में ना एक सुइसाइडल किस्म की टेंडेंसी होती है, वो क्या करते हैं सवाल एग्जामिनर का चेंज कर देते हैं, अपनी तरफ से फैक्टर घुसा देते हैं, अपनी तरफ से चेंजेस कर देते हैं। तो वो जब चेंजेस करोगे मेरा बेटा, तो वो सवाल ही चेंज हो जाएगा, उसका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो हम गिवन हालात में देखेंगे, हालात जो होंगे ना, देखिए बात यह है कि आपका सवाल एमसीक्यू होगा, ठीक है, उसमें हमें उसने सवाल को भी लिख दिया, ऑप्शन भी लिख दिए, हम उसके अंदर रहते हुए जवाब लिखेंगे, ठीक है। समटाइम्स बेटा ऐसे ऐसे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, आपको ओपन बुक दिया जाए, बुक हाथ में दी जाए और घर पे 2 दिन दिए जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, तब भी जवाब नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि इतने नेरो होते हैं, उसमें से तुम्हें चारों ऑप्शन सही लगेंगे या चारों ऑप्शन गलत लगेंगे। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक है गिवन सर्कमस्टेंसेस में डिसाइड करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्नेहा आते हैं बेटा, इस पे भी सबर करो, आगे जाओ बेटा। 13, द मनी विच अ कंपनी
मुल्तान से बेटा सबको मिलेंगे बेटा, पूरे मुल्क के लिए, मुल्तान वाले हो जो भी हो बेटा सबको मिलेंगे। एमसीक्यू आप सबको ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सुन ले मेरी बात, चाहे आप मेरा लेक्चर लाइव देख रहे हो, चाहे आप मेरा लेक्चर किसी और मीडिया पे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो, आपको जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है पूरी से व्हाट्सएप ग्रुप में आए, क्योंकि उसमें मैं कम्युनिकेट करूंगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा एंड ऑफ द क्लास पे, उसकी बेसिस पे आपने राब्ता करना है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर के, मनी विच अ कंपनी रिसीव्स by providing services and goods is called क्या? मनी विच a company receives क्या है? मनी रिसीव्स। अब देखें इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेवेन्यू। क्यों? इसमें क्या लिखा है? गौर से देखो, रिसीव्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीव रिसीव, ठीक है, रिटेन नहीं है, रिटेन प्रॉफिट रिटेन होता है, रेवेन्यू रिसीव होता है, कितना बड़ा फर्क है देखो। आगे नेक्स्ट नंबर 14, expenses incurred for creating and selling goods and services such as rent, salaries, supplies, transportation are referred to as outflow, cost, outflows, assets, liabilities। अब अगर गौर से देखोगे कहीं ना कहीं से ये सब में चीज कनेक्ट होगी, बट व्हाट इज मोर करेक्ट? व्हाट इज मोर करेक्ट? ऑब्वियसली इट इज ए, एंड विच इज कॉस्ट। कि एक कॉस्ट क्या होती है? अगर कॉस्ट की डेफिनेशन तुम उठा के देखोगे मेरा बेटा, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, इज द एक्सपेंसेस जो हम इनकर कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ना कॉस्ट को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि सर सिर्फ जब टेंजिबल प्रोडक्ट होगी जो इसकी कॉस्ट जिसको हम डेप्रिशिएट करते हैं, यानी ऐसे एसेट्स जिनको हम क्या कर रहे होते हैं बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं। नहीं 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 बेटा, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बना के बेचते हो तो रेवेन्यू से क्या माइनस करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट का ताल्लुक सिर्फ उन चीजों से नहीं है जो डेप्रिशिएबल है और बिजनेस में आप यूज कर रहे हो, बल्कि जो बना के बेच रहे हो वो भी कॉस्ट ही कहलाता है, ठीक है। इवन आपका रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी कॉस्ट ही होता है बिजनेस का, ठीक हो गया बेटा। देखें कैश आउटफ्लोज जो होते हैं ना, ये जिसने पूछा बेटा कैश आउटफ्लोज हमेशा नहीं होता। अगर मैं अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा हूं तो एक्सपेंस तो इनकर हुआ मगर कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। बोलो मेरा बच्चा, कैश आउटफ्लो इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हमेशा। सेकंड एक और चीज देखो कैश आउटफ्लो की क्या है भाई, कैश आउटफ्लो डिविडेंड देते हो तो होता है, बिजनेस तो कंपनी है, कंपनी एक्सपेंस इनकर करती है, मगर जब वो बिजनेस आउटफ्लो में डिविडेंड देना आउटफ्लो है कि नहीं है? है। मगर मुझे बताओ कि डिविडेंड जो है वो एक्सपेंडिचर है कि एक्सपेंस है कि नहीं है? नहीं है। और चलो एक और बात बताओ, लोन जब दिया जाता है, लोन जब दिया जाता है तो कैश आउटफ्लो है कि नहीं है? मगर एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? आई समझ सबको? तो इसमें क्या है, एक्सपेंसेस का ताल्लुक इसमें से ए बी सी डी में से किसके साथ है बेटा? ए के साथ है। कॉस्ट भी होती है मगर मगर गिवन हालात में, गिवन हालात में व्हाट इज अ क्लोजर ऑप्शन? जब कहता है ए और बी तो व्हाट इज मोर करेक्ट? यू विल गो फॉर ए, ठीक है। हाँ नमाज ब्रेक बेटा इस नंबर 15 की बात करूंगा। नाउ मनी विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस from revenue is called easy. Is what? Is sales, interest or profit? No, it is what? None of above. What is the correct option? The correct option is profit. See, ठीक है। ऑब्वियसली कैसे भाई? लेफ्ट ओवर डिडक्शन, तो किससे डिडक्शन हो रहा है? ये देखो रेवेन्यू आ रहा है उससे हो रही है डिडक्शन, किस चीज की? एक्सपेंसेस की। तो क्या बचा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट, ठीक है भाई। चलो मुझे पहली बात बताओ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मुझे बताओ मजा आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, यूजफुल है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरीके से हम जाएं और इस तरीके से मैं आपको पूरा कोर्स रिवाइज करा दूं मेरा बेटा, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो जबरदस्त बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको मैं नमाज ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने कितने टाइम ब्रेक चाहिए आपको? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लॉट ऑफ लव फॉर यू ऑल। कितने? 10 में यार, 20 मिनट? पागल हो, एग्जाम का जमाना, 20 मिनट यार, इसको तो मारो यार, अम्मा को बोलो इसको थप्पड़ मारे भाई। 10, चलो 15 ब्रेक कर लेते हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक है। तो मैं आके इंशाल्लाह आपका एग्जैक्ट 8:10 पे ब्रेक अप टू 8:10 नमाज पढ़ ली बेटा जिस चीज की रह गई थी, अगर चलो मिस हो गई थी, शाह पढ़ लिया आपने, ख्वाजा जल्दी करो बेटा। अनिश कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम के टाइम में ना चलता है, टाइम नहीं जाया कर सकते।
खाना भी खा लिया, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बेटा चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा इसमें ये है कि बेटा नंबर 15 तक हम आए थे, हम आप आगे जाएंगे। सबसे पहले लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। ओके लेट्स गो थ्रू इट। चैरिटीज, ट्रस्ट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस सर्व द पीपल फॉर फ्री, मतलब वो प्रॉफिट चार्ज नहीं करती। Hence, ED Foundation, Citizen Foundation या इस किस्म की और ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ। अब यहाँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप सही करेक्ट आंसर दे सको। ओके अब देखिए बेसिकली जब हम कहते हैं एनजीओ, एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एनजीओज होते हैं ये सबसे पॉपुलर टर्म है। एनजीओ सिर्फ क्या बता रहे हैं हमें, द टर्म एनजीओ हमें सिर्फ बता रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की नहीं है, दैट्स इट। मगर इससे हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चल रहा, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता चल रहा, जबकि यहां इसने क्या कहा है, सर्व द पीपल फॉर फ्री, फॉर फ्री। देखो गौर से देखना, तो एनजीओ तो आउट हो गया। इन अ वे क्या एनजीओ ऐसे होते हैं जो फॉर फ्री सर्विस दें? यस होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट। हमारे मुल्क में जो एनजीओ बनता है उसकी अगर आप तफसील में जाओगे, डिटेल में जाओगे, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 3 डिफरेंट तरीके से बनती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे रजिस्टर होती है। मगर क्या इज इट पॉसिबल फॉर एन एनजीओ टू चार्ज अ फी? यस, क्यों नहीं? तो इसका मतलब है कि इस एमसीक्यू से तो निकल गया। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, यस इट्स अ टर्म, करीब है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ओके यस ये भी ठीक है। बट इन सब में अगर हम अपनी कॉन्टेक्स्ट देखें, जो कोर्स हमारा है उसके अंदर रहते हुए अगर आप देखें, तो सबसे करीब तरीन या सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा? जी बेटा बिल्कुल सारे रिसोर्स यूज किए गए हैं बेटा। इवन आपके जो मॉडल पेपर ने जो सवालात उठाए हैं वो भी इसी बुक से उठाए हैं ना, तो उन्हीं चीजों को मैंने बनाया है। तो उसमें से वो वाला एरिया भी कवर हो जाएगा जो आईकेप के मॉडल पेपर में है या आईकेप के अपने जो एमसीक्यूज में है, ठीक है। बिल्कुल सही है बेटा, सही है, इतना लंबा तुमने ये लिखा है, तुम्हारी बात को मानते हैं और हम ए को ही करेक्ट ऑप्शन कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। नेक्स्ट, ओके, द प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस, सी क्यों नहीं है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा लूज टर्म है। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज, देखो एक बात समझना, एक लफ्ज है इनकॉर्पोरेशन, एक लफ्ज है कंपनी। हमारे मुल्क में क्या यूज होता है, व्हाट इज मोर, कहते हैं ना स्पेसिफिक, इनकॉर्पोरेशन। हमारे मुल्क में इनकॉर्पोरेशन अगर इस्तेमाल करो तो कंपनी के लिए हम वर्ड कंपनी इस्तेमाल करते हैं, इनकॉर्पोरेशन इस्तेमाल करते हैं। और यूएस में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इंक, INC, इनकॉर्पोरेशन। समझना, एक है लफ्ज कॉर्पोरेशन, वो यूज होता है हमारे मुल्क में, होता है, बट कंपनी और नेरो और स्पेसिफिक तो समझो। एक इसकी एक आसान सी मिसाल सुन लो। ये सवाल किसने पूछा है? आयशा। अरे आयशा तुम्हें बोल भी नहीं सकता। चलो आयशा ने नहीं सवाल पूछा, किसी और ने सवाल पूछा। देखो सवाल ये है कि जी सी क्यों ठीक नहीं है। देखो एक मैं बोलूं जानवर, आपने सुना है ना, जानवर की मिसाल सुनी है, न्यूट्रल होता है। एक होता है कुत्ता, हाँ भाई बोलो, एक होता है कुत्ता। भाई जानवर वाला फीचर तो कुत्ते में पाया जाता है, समझ आई? तो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इज जनरल, इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन। इसमें नॉन या नॉट फॉर प्रॉफिट इज ए स्पेसिफिक कैटेगरी। अब समझ आ गई बेटा? एक है जानवर, वो सी है, तो एक कुत्ता वो ए है, तो सही क्या हुआ? ए, स्पेसिफिक। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 17। अच्छा जी नंबर 17 है प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस। अच्छा, ताकि आपने सवाल पूछा एनजीओ क्या, एनजीओ बेटा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एनजीओ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, द प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यस ऑब्वियसली, दस अर्निंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूट्स to society by providing employment, which in turn provides money that is reinvested in economy. क्या ये statement ठीक है? Yes, it is true.
ओके। और देखो मैं एक आपको ना टेक्निक बताता हूँ इन एमसीक्यूज के लिए, जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, ये आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा बेटा। जब रिवाइज करो ना तो इस लैंग्वेज पे भी जरा तवज्जो करना, तवज्जो से पढ़ना, क्योंकि इसके थ्रू आपकी रिवीजन हो रही होगी, आपका ना बुक की जो की पार्ट्स है ना वो रिवाइज हो रहे होंगे। तो तवज्जो से पढ़ना, ऐसे नहीं इसको ऊपर से उड़ाते जाओ, गौर से पढ़ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक, political and social changes are challenges. This is the keyword, are challenges that may affect, now whether positive or negative, no, whether positive, ये नहीं बता रहा affect कैसे, positive or negative, both statement true or false. This statement is again true. भाई कैसे true है, देखो एक मिसाल देता हूं आपको लॉ की, एक मिसाल सुनो लॉ की। भाई हम बेचते हैं, चलो क्या बिकवाऊं तुम लोगों से, हाँ भाई शहजादों क्या बेचोगे, चलो तुम बेचते हो, कोई है अंडे रोटी ना यार, कोई बड़ी बात सोचा कर, ठीक है ना, कोई ये दादा मुझे बच्चे को ना, ख्वाजा यार दिल जीत लिया, ख्वाजा कहता है चर्च बेचते हैं, ठीक है, हाँ बेटा हम ना चर्च बेचते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, और प्रॉफिट भी बहुत उसका हाई है, ठीक है ना, प्रॉफिट भी भाई बेस्ट जैसा मार्जिन ही कोई नहीं होता। देखो दो चीजों का जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन कभी भी नहीं तुम उसको टच कर सकोगे, एक चर्च बेचने का, एक रिश्वत लेने का। चर्च बेचने में फिर भी कॉस्ट लगती है, रिश्वत की कोई मार्जिन नहीं होता, मतलब कोई कॉस्ट ही नहीं होती, वो नफा ही नफा, ठीक है। तो बहरहाल अब बात ये है कि जब लॉ बना, एक प्रोडक्ट हम बेचते हैं, सपोज बेटा एक मिसाल देता हूं मैं आपको, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम एक प्रोडक्ट बना के बेच रहे थे, वो प्रोडक्ट लीगल थी, हमारे हम उससे कमा रहे थे ना, व्हाट इफ कि गवर्नमेंट का लॉ बन जाए और उसकी प्रोडक्ट की सेल को इलीगल कर दे, हो गया इफेक्ट, मतलब हो गया कबाड़ा, ठीक है। आजकल तो वो इसने सही लिखा है अब्दुल हमीद ने कि एमएनए भी बिक रहे हैं। तो बहरहाल तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं 19। ओके नाउ अब पता चलेगा बेटा, अब पता चलेगा, आ जाओ भाई। देश, आजकल ऐसे भी एमसीक्यू बन रहे हैं ना, देश देके सवाल पूछा जा रहा है, मैंने कहा चलो हम भी इसको, हालांकि इस किस्म के एमसीक्यू को मैं अच्छा नहीं समझता, बट बन रहे हैं तो हमने काम भी बना लेते हैं। डिस्क्राइब्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्लान्स, और होप्स, उम्मीद, ओके, टू बी, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर किसी को पता होगा, किसी ने पढ़ा होगा, in future and acts as an inspiration and motivation to drive the employees to reach the goals. बताओ क्या, what is the correct answer? Now एक होता है क्या, मिशन, एक होता है विजन, एक होता है ऑब्जेक्टिव, तो क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सबर सबर सबर। नाउ ये क्या है, नाउ दिस इज अ विजन, विजन स्टेटमेंट में ये होता है। भाई देखो विजन के बारे में अगर आप अब तक क्लियर नहीं हो, आप में से अगर कोई मिशन हो, चलो मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी इसकी क्लैरिटी नहीं है, विजन किसको कहते हैं, मिशन किसको कहते हैं, क्या कोई ऐसा मेरा बच्चा है, बोलो भाई, जिसको विजन और मिशन में अब भी क्लियर नहीं है, मुझे पता है होगा, हाँ नहीं है ना क्लियर, चलो दादा मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूं, तुम अब नहीं बोलोगे, बिल्कुल बेटा मैं आया इसलिए हूं कि ताकि चीजें आपको समझा के और आपको पेपर की तैयारी करा दूं। सुनिएगा भाई, मेरी बात सुनो, एक है विजन, ठीक है, पहली बात याद रखना, मैं पहले इसकी थोड़ी सी मतलब एक्सप्लेनेशन देता हूं, और एक है मिशन, ठीक है। अब सुनो, फिर इसकी ऐसी देसी मिसाल दूंगा ना कि इंशाल्लाह आप में से कोई भी इसमें अब मिक्सअप नहीं करेगा। सुनो, विजन का ताल्लुक किससे होता है, फ्यूचर से, ठीक है। जो जो विजन, विजन का मतलब क्या है, आप आंखों से ताल्लुक है, देख रहे हो फ्यूचर में, विजन, विजन, जो विजन कहाँ होगा, दिमाग में होगा, फ्यूचर, आगे, ठीक है। एक क्या होता है, एक मेरी बात समझ, दो बातें सुनना, मेरी बात समझ आ जाएगी। कहते हैं एक आंख मंजिल पे रखो और दूसरी अगले कदम पे रखो, एक आंख किस पे, मंजिल पे, ठीक है, और एक किस पे, अगले कदम पे। जब मंजिल होगी ना, सुनो क्या कहलाएगी बेटा, मंजिल क्या कहलाएगी, आगे फ्यूचर, क्या कहलाएगी वो, मंजिल, विजन, अगला कदम मिशन। तो आज में, इस वक्त में और फ्यूचर में, इसका मैं आसान देसी एग्जांपल देता हूं, आसान देसी एग्जांपल। विजन कहते हैं जन्नत में जाने को, मेरा विजन क्या है, जन्नत में जाऊं, आमीन, आप लोग भी जन्नत में जाओ, आमीन, है ना।
तो विजन क्या है? जन्नत में जाना। बेटा कैसे जाओगे? मिशन क्या है बोलो? मिशन क्या है? नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये है मेरा मिशन। मैं रोजे रखूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नेकियां करूंगा, क्यों? ताकि जन्नत में जाऊं। समझ आई मेरे बेटा? समझ आई? तो क्या है विजन? किसको कहते हैं? जिसका ताल्लुक अल्टीमेटली एक मंजिल हो। और मिशन क्या है? उस तक कैसे पहुंचेंगे? जन्नत में जाना और नमाज पढ़ना। फर्क समझ आ गया? एक है फ्यूचर, एक है अभी। ठीक है, ये है मिसाल बेटा, समझ आ गया? अब आप इंशाल्लाह इस दोनों में फिक्सअप नहीं करोगे, वरना अंग्रेजी तो दोनों की एक जैसी नजर आ रही थी आपको। आपको लगता है ना अंग्रेजी दोनों की एक जैसी नजर आ रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब चलो आगे जाते हैं बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। चलो नंबर 20 आ जाओ बेटा, 20 पे। सैयद अहमद बेटा, यहाँ बच्चे हैं जो लव यू बोलते हैं, और शुक्र है मेरी वाइफ नहीं देख रही। ठीक है ना, वो उसको एक्सेस नहीं है इन पे, इन सवालों पे। ठीक है, अगर बीवी देखती है ना बेटा, याद रखना बेटा तू। अब बार क्या, अभी तो बाद में इंशाल्लाह टैक्स में आओगे तो बड़े किस्से सुनाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है मुझे। ठीक है, याद रखना, जिंदगी गुजारने के 2 रूल्स हैं। तो मेरे बच्चों, आज से तरबियत कर रहा हूँ तुम्हारी। उस्ताद का काम होता है ना तरबियत करना, तो आज से मैं तुम्हारी तरबियत करता हूँ। ठीक है भाई, याद रखना, जिंदगी में, जिंदगी में 2 लोगों से डरना नहीं चाहिए। डरा डरा, डरा डरा लगना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, डरा डरा लगना चाहिए। ये कामयाब जिंदगी के उसूल बता रहा हूं। कामयाब जिंदगी, लिख लो मेरी बात बेटा, तजर्बेकार बनता हूं। तो डरना नहीं चाहिए, डरा डरा लगना चाहिए। किससे डरा डरा लगना चाहिए? डरना नहीं चाहिए एक तो बॉस से। ठीक है, बॉस उसे उसे लगे कि डर रहा है, मगर डरना नहीं चाहिए। दूसरा बीवी से। ठीक है भाई, बस सुकून की जिंदगी गुजरेगी। घर की, ऑफिस की जिंदगी तो यही होती है। और दूसरी बात याद रखना, जिंदगी गुजारने के 2 और उसूल हैं। रूल नंबर 1, वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये तुम बॉस पे भी अप्लाई कर सकते हो। रूल नंबर 1, वाइफ इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, टू सुनोगे ना? इफ नॉट, सी रूल नंबर 1 अगेन। ठीक है, ये है जिंदगी की बेहतरीन उसूल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश जिंदगी गुजारोगे, तजुर्बे की बातें बता रहा हूं। ठीक है, बस इंशाल्लाह खुश रहोगे तुम लोग। आ जाओ इस तरफ। तो मिशन इज दी, सुनो, अ मिशन इज दी, गौर से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा, फंस जाओगे। अलवीना फंस गई, फंस जाओगे, बता रहा हूं, सबर। अ मिशन इज द फ्यूचर पर्पस एंड द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर एग्जिस्टेंस। इट एक्चुअली डिफाइंस व्हाट, एंड ये हम बात करें मिशन की, अभी अभी मैंने बताया, मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया ना, फंस गए। इट एक्चुअली डिफाइंस व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी एंड हाउ इट वांट्स टू बी व्यूड इन फ्यूचर। अब आपने ना, ये भी जबर 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 इतना भी नहीं लिखो यार। इसमें देखो मैंने क्या लिखा, फ्यूचर। भाईजान क्या लिखा? फ्यूचर। दादा क्या लिखा? फ्यूचर। तो मिशन का ताल्लुक फ्यूचर से होता है कि विजन का होता है? हाँ भाई, एक स्टेटमेंट उठाई जिसका ताल्लुक मिशन से था, एक लफ्ज चेंज कर दिया, क्या बन गया? समझ आई बेटा? नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दिस इज फॉल्स। नो, मिशन का ये काम नहीं है, ये विजन का काम है। सही है भाई? ठीक है, 21। अच्छा 21 क्या है? अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग, अ डिश describes the organization's basic function in society, basic functions in terms of products and services it produces for its customers। अब देखो ये तो सीधा सीधा है ना, एसएमसीक्यू भी होंगे, क्योंकि जो थ्योरीज होंगी, जो डेफिनेशंस होंगी, वो तो आईके उठा सकता है। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? मिन्सबर्ग की आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ये आ रहा है पेपर में, ये देखो बेटा। करेक्ट, यस बेटा, शाबाश। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मिशन, मिशन का ये ताल्लुक है, मिन्सबर्ग का ताल्लुक, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा आ जाओ, नेक्स्ट एमसीक्यू इज 22 में क्या है? अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट। ठीक है, अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट स्टेटमेंट आल्सो इंक्लूड्स की क्वेश्चंस टू आंसर। हाँ, 4 क्वेश्चंस हैं, है ना? अगर नहीं 4 क्वेश्चंस हैं, अभी नहीं देखना, कोई बुक नहीं, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टू आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड? बोलो भाई। व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर?
what will our future be and what will our business be. ओके, अब इसमें थोड़ी सी बी और सी में बाय टाइपिंग इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, करेक्ट करूंगा तो सही जवाब नजर आ जाएगा। चलो, मगर करेक्ट करना जरूरी है। चलो, ये देखो, ये बढ़ गया था, अब तुम्हें समझ आ गया, सही है ना। करेक्ट क्या है, अब मैंने उसको हटा दिया, मिस्टेक एरर हटा दिया। अब बताओ भाई, अब कौन सा करेक्ट है, बी या सी। देखो क्या है भाई, अगर आप जाओ पेज नंबर 4 पे, ठीक है, अब जाओ पेज नंबर 4 पे, बुक के पेज नंबर 4 पे जाओ, वहां देखो बेटा बॉटम में क्या लिखा है, मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट। की क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज आवर बिजनेस, क्या लिखा है, व्हाट इज आवर बिजनेस, प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, प्रेजेंट। व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, व्हाट विल आवर बिजनेस बी, what should be what should our business be, which means क्या है कि इसका ताल्लुक इसमें अगर देखें तो क्या है, what will our business be, ये ठीक है, ये ठीक है, तो किसमें ए 1 और 3 है, 1 और 3 है यहां पे, ठीक है। बिल्कुल सही है, मगर वो जो फ्यूचर बता रहा है किसके थ्रू बता रहा है, प्रेजेंट के थ्रू, प्रेजेंट एक्शंस के थ्रू। जो मिशन का ताल्लुक, देखिए एक बात समझे, एक बात समझो, जिसने कहा ना कि फ्यूचर बता रहे थे कि अल्टीमेटली हम जो मिशन बता रहे हैं, ये मेरा मिशन है नमाज पढ़ना, उसका ताल्लुक भी ऐसे नहीं है कि कोई डिस्कनेक्ट होगा, उसका ताल्लुक फ्यूचर से ही नहीं, आज के दिन से नहीं, वो नियर फ्यूचर के साथ हो सकता है मगर अल्टीमेट फ्यूचर के साथ नहीं होता, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उससे नहीं होता। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि आज के दिन क्या कर सकता हूं मैं, आज क्या करूंगा, इस तरीके से कनेक्टेड होता है एक प्रेजेंट से एक फ्यूचर से। 23 is it true that one of the purpose of the mission statement is to provide a basis for consistent strategic planning decisions? Is it true? Yes, it is true. Yes. 24, a company must make a mission, सुनिएगा, a company में must लिखा है, must, a company must make क्या, mission for its vision, क्योंकि मिशन किस लिए हम बनाते हैं, ताकि एक विजन तक पहुंचे, because mission reflects purpose, value and action. Therefore in any business the goals and objectives should clearly support the organizations। देखिए एक बात समझें, गोल्स, ये गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ये टर्म्स क्या हैं, एक है विजन, एक है मिशन, एक है भाईजान गोल्स, और एक है भाईजान ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे कनेक्टेड है, ये सीढ़ी की तरह है, एक पे चढ़ोगे तो दूसरे तक पहुंचोगे, फिर अगले तक पहुंचोगे, फिर अगले तक पहुंचोगे। तो नाउ बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, डैश आर द एम्स to achieve expressed in narrative terms. They are the broad intention for which a company strives for, बोलो भाई क्या है ये, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता है कि ये गोल्स की बात हो रही है, गोल्स की बात हो रही है, ठीक है। ये किसकी बात, ऑब्जेक्टिव्स की नहीं बात हो रही, ये गोल्स की बात हो रही है। 26, if a company's goal is to maximize its profit, the aim to achieve that goals are, क्यों, अगर कंपनी का गोल क्या है, to maximize profit, तो क्या होगा फिर, क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, गोल ये है, बताओ बताओ बोलो, ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट, शाबाश बेटा शाबाश। नेक्स्ट 27, डैश issues mission statement in which missions are stated by them. Similarly, formal goals and objectives of an entity are stated by them. Basically बताना ये है कि ये किसका काम है, कौन सेट करता है इस बात को, एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर्स, गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। नेक्स्ट 28, goals should be based on realistic growth parameters and pose reasonable challenges for the employees. Is it true that over ambitious goals may maximize the potential and motivate the employees and resultantly employees continue
their effort to reach the goals, correct or incorrect, करेक्ट और इनकरेक्ट, ए और बी, ए और बी, ए और बी, गौर से सीखो, गौर से देखो, फंस गया, फंस गए, हाँ भाई चलो फंस गए, एक मिनट थोड़ा ट्विस्ट दिया, फंस गए। देखो एक इसमें गौर से नहीं पढ़ा तुम लोगों ने बेटा, यहाँ एम्बिशियस नहीं लिखा मेरा जान, मेरा बच्चा, यहाँ ओवर एम्बिशियस लिखा है। मार दोगे तुम अपने एम्प्लॉइज को अगर तुम बने उनके बॉस तो। क्यों? इससे एम्प्लॉइज मोटिवेट नहीं होंगे, उलट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स है, नो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स। आई समझ? अब के कोई पूछे तो बताऊं कैसे। देखो ओवर एम्बिशियस नहीं है ना, एम्बिशियस होना चाहिए। ओवर एम्बिशियस क्या कर देगा, एम्प्लॉइज जो होंगे वो उसकी वजह से उसकी एफर्ट रुक जाएगी। जब आपको एक ऐसा टारगेट दिया गया जो अचीव ही नहीं कर सकोगे तो क्या करोगे फिर, मेहनत करोगे, हाथ छोड़ दोगे। तो एम्बिशियस हो, ओवर एम्बिशियस ना हो। ठीक है भाई, मोहम्मद तला समझ आई बेटा? शाबाश बेटा मालिक, शाबाश। तला समझ आई बेटा? तला 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 बोलो जल्दी, मोहम्मद तला जल्दी कंफर्म कर लो। ओके नेक्स्ट, along with the 4 factors of production, dash is considered as a fifth factor. Fifth factor of production is it plays a key role in the business. बोलो भाई, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। What is the fifth factor? भाईजान knowledge is the fifth factor. Knowledge, knowledge, yes, shabash. 30. Dash are the ones who have interest in the business and are affected by the business. Now, number 1, interest. Number 2, affected. बताओ कौन? Shareholders, stakeholders, employees, general public. अब आप बताओ ये किसकी डेफिनेशन की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है बेटा? ये बात हो रही है किसकी? सॉरी, इसका वो जो अंडरलाइन था वो गलत जगह पे आ गया था। ये बात किसकी हो रही है? आर द वंस हु हैव इंटरेस्ट एंड आर अफेक्टेड। तो स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर्स भी नहीं है, अफेक्ट स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर भाईजान, स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं बेटा? स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं? देखो स्टेक होल्डर्स अभी बात चल रही है, जिसको नहीं समझ आया स्टेक होल्डर्स के बारे में, जो क्लियर नहीं है, तो उसमें हम आते हैं। एक देखिए इंटरेस्ट किसको कहते हैं, सुनना मेरी बात। एक चलो मैं अभी समझा देता हूँ, आगे बात आएगी। स्टेक होल्डर कौन होते हैं मैं समझा देता हूँ। चलो मैं समझा देता हूँ बेटा, आप सुन लो, आगे आगे आप जाने से पहले मैं समझा देता हूँ। देखो पहली बात यह है कि एक बिजनेस है, ठीक है, सुनो मेरा बच्चा, बिजनेस है, ठीक है, डिफरेंस शेयर होल्डर, बस समझाता हूँ तला सबर बेटा, सारे बच्चे सबर सबर, ठीक है। स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होते हैं आयशा। देखो ये है बिजनेस, भाई किसका बिजनेस है? बोलो भाई किसका बिजनेस है? वो कहलाएगा ओनर, ठीक है। अब अगर वो कंपनी है तो वो शेयर होल्डर हो जाएगा। इसको जो कहते हैं ना किसका बिजनेस है, ये किसका, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट का मतलब है ना, यहाँ पे ये नहीं है अच्छा जी मैं आपकी कंपनी को देख रहा हूँ, आपकी कंपनी में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी शक्ल देख रहा हूँ मेरा तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आप में जी, हाँ जी आप माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ टाई तो बहुत खूबसूरत, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट का मतलब है ओनरशिप इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब एक क्या है जी, आपका किसी न किसी तरीके से उससे कनेक्ट हो, समझ सुनना मेरी बात। एंड आर अफेक्टेड, सुनो स्टेक इंटरेस्ट की ना मल्टीपल लेयर्स होती हैं, लेयर्स लेयर्स। अब देखिए एक और इंटरेस्ट होता है, एक ओनर वाला इंटरेस्ट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे जो बात हो रही है ऐसे इंटरेस्ट की जो अफेक्टेड भी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आध स्लाइड सबर कर लो, मैं आपको इनका फर्क समझाऊंगा कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर क्या है। अब देखो एम्प्लॉय भी लिखा है, एम्प्लॉय भी तो स्टेक होल्डर होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें बेसिकली जो जिसको अगर कोई कंफ्यूजन हो वो सुन लो बेटा। चूंकि इस स्लाइड में मेरा मकसद जो था 30 नंबर स्लाइड में मैंने जो सवाल बनाया है वो बेटा देयर इज डिफरेंस, बेटा देयर इज डिफरेंस, क्या वो बिजनेस के लिए बनाया है, ठीक है। अब बिजनेस में वन ऑफ द बिजनेस इज कंपनी, ठीक है। यहां कहां लिखा है इज इन द बिजनेस, तो शेयर होल्डर बेटा किस में होता है, किस बिजनेस में होता है, कंपनी में होता है। यहाँ कंपनी नहीं आ रही, शेयर होल्डर किसको कहते हैं, जो कंपनी की बात होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा सबर कर लेना, ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंस, राइट। चलो नेक्स्ट, अब बताओ एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर्स एंड लेबर, या यू कैन कॉल इट लेबरर, आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ, बोलो कौन सा स्टेक होल्डर,
बोलो भाई कौन सा स्टेक होल्डर, कनेक्टेड, इंटरनल, एक्सटर्नल? ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, इंटरनल, राइट? ओके, ये कहलाते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट 32, शेयर होल्डर्स आर आल्सो स्टेक होल्डर्स। अब आएगा फर्क, आप समझेंगे फर्क, ठीक है बेटा। शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इसकी बात हो रही है, गौर से देखना। देखो आप मेरी बात, अगर जो सुनेगा फायदे में रहेगा, जो बात सुनेगा अपने उस्ताद की वो फायदे में रहेगा, वो जन्नत में जाएगा। और जन्नत क्या है? पेपर का पास होना। आंखें खोल लेना, मेरी बात सुनो। जिसको चश्मा नहीं है ना, चश्मा लगा के गौर से पढ़ो। प्लीज डोंट रश टू द कंक्लूजन, एक एक लफ्ज को पढ़ो। शेयर होल्डर आया मेरा बेटा, कंपनी आ गई, सही है? शेयर होल्डर कंपनी में होता है। शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड आर यूजुअली इन्वेस्टर्स। यस, दे आर इन्वेस्टर्स सीकिंग टू अर्न अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरी, रेवेन्यू। शेयर होल्डर्स, एक बात सुनना, मैं एक जुमला लिख रहा हूं और सोच समझ के मुझे जवाब देना मेरा बेटा। शेयर होल्डर owns कंपनी, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सुन लो, इज इज ट्रू और फॉल्स? आप मेरी बात तवज्जो से सुनना बेटा। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब आप थोड़ी तवज्जो करना, क्योंकि हो सकता है आपके उस्ताद ने ऐसा पढ़ाया हो आपको, हो सकता है। मेरी बात सुनो, इसको कहते हैं गलतुल आम, गलतुल अवाम या गलतुल आम। ये स्टेटमेंट बोली जाती है बट दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर डू नॉट ओन अ कंपनी, क्योंकि बेटा कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड पर्सन कांट बी ओन्ड। प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड, पर्सन कांट बी ओन्ड। शेयर होल्डर की ओन नहीं करता बेटा, शेयर होल्डर ओन्स शेयर्स इन अ कंपनी, जिसकी वजह से उसे कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं। ये बात बोलना गलत है कि वो बोली जाती है, किताबों में लिखी जाती है, बट जिनको पता है ना इस चीज का, वो जानते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यू कांट ओन अ कंपनी। हम बोलते हैं, हर बंदा बोलता है मेरी 3 कंपनियां हैं। भाई आपकी नहीं है, आप उसके शेयर होल्डर हो। बेशक 100% शेयर आपके पास है, उसकी वजह से कंपनी का आपको इंटरेस्ट होगा, आपको उस कंपनी में कुछ राइट्स मिलेंगे, मगर आप कंपनी ओन नहीं कर सकते लीगली। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, समझ आई? तो चाहे 50% क्या 100% शेयर्स भी हो, ओन नहीं करते बेटा, कंपनी ओन नहीं हो सकती। सुन लो, क्योंकि कंपनी पर्सन है, पर्सन ओन थोड़ी होता है। पर्सन ओन होना शुरू हो जाए तो स्लेवरी हो जाएगी। स्लेवरी में पर्सन ओन होते थे, चाहे वो लीगल पर्सन ही क्यों ना हो बेटा। ठीक है, सही है बेटा, आगे बढ़े। नाउ करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? तो दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और इन्वेस्टर्स होते हैं, अर्न करते हैं क्या? कंपनी का प्रॉफिट? नो, क्या अर्न करते हैं बेटा? डिविडेंड। ठीक है मेरा बच्चा, आगे बढ़े। 33, shareholders do not participate in company management and leave the management to BOD. However, they influence the decisions of BOD when they feel their interests are threatened. Which one of the following might be the concern of the shareholders? इस given situation में बताओ, क्योंकि देखो कुछ situations ऐसी आ सकती हैं कि कोई specific criteria देके आपसे बात करे। तो shareholders को payments to supplier, ये concern है उसका। Falling profit and share price, proposal to invest in major projects, all of the above. इनके कान कहां खड़े होंगे? शेयर होल्डर के कान कहां खड़े होंगे? किस चीज पे इसके कान खड़े होंगे? पेमेंट टू सप्लायर, वो उसका थोड़ी कंसर्न है, वो तो मैनेजमेंट का कंसर्न है। प्रपोजल टू इन्वेस्ट, वो भी उसका कंसर्न थोड़ी है। उसके कान कब खड़े होंगे बेटा? जब उसके ये नजर आएगा। शेयर होल्डर की नजर किस पे होती है? डिविडेंड। अभी तो पढ़ा डिविडेंड यार, अभी तो पढ़ा डिविडेंड। डिविडेंड के लिए तो वो डिविडेंड कहां से आएगा उसको बेटा? वो उसको मिलेगा डिविडेंड। गौर से सुनना, इस एमसीक्यू को समझ लो कि प्रॉफिट से उसको डिविडेंड मिलता है, शेयर प्राइस से वो कैपिटल गेन कमा सकता है। शेयर होल्डर दो ही चीजें देखता है भाईजान, दो ही चीजें होती है शेयर होल्डर को देखता है। शेयर होल्डर क्या देखता है? शेयर होल्डर देखता है कि अगर शेयर्स में रिटेन करूंगा
रिटेन करूंगा तो आगे चल के मुझे क्या मिलेगा, मूवी टिकट, और वो टिकट क्या है उसका, डिविडेंड, मुझे डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड कहां से आता है मेरा बच्चा, प्रॉफिट कमाने से आता है। और दूसरा क्या होगा कि मैं रिटेन नहीं करता, मैं सेल कर देता हूं, तो सेल किस वैल्यू पे करूंगा, उससे क्या कमाता है वो, कैपिटल गेन, गेन कमाता है। आई बात समझ, क्लियर हो गई मेरा बेटा, ये एमसीक्यू ठीक है, बी सही है। कंसर्न किसका किस चीज पे होगा बेटा, इस चीज पे होगा। आगे बढ़ो बेटा। 34, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर, executive directors and seniors fully and actively participate in company's management and decision making with keen interest. However, their interests are affected by which of the following? अब सुनना मेरी बात बेटा, ये नहीं बोलना कि सर ने बताया नहीं। एक डायरेक्टर, वो भी कौन सा, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पता होगा तुम लोगों को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड मेंबर होगा मगर काम भी करेगा, रोज आएगा, ठीक है। अच्छा मेरी एक बात सुनो इस पे, ऐसे ऐसे रुकना, जवाब नहीं दो, जवाब नहीं दो, ठीक है। अब पता है बच्चों को ना, वो कहते हैं बच्चे जो है ना जन्नत से आते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है, वो अभी मैं एक दिन वो ना फाइल ब्रीफकेस जो है ना ऑफिस से जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो मैंने रखा वहां पे, तो वो उठा के आया मेरे पास, पापा ये ले आपका टेंशन, पापा आपका टेंशन। अब मैं हैरान हो गया, उसको कैसे पता चला कि पापा का टेंशन यही फाइलें होती है, पापा आपका टेंशन, ठीक है। तो बेटा अब जो है ना डायरेक्टर, वो जो बोर्ड में आता है, बच्चे मन के सच्चे बिल्कुल, तो जो डायरेक्टर जो है एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस आएगा टेंशन लेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं लेता। और सीनियर्स, बताओ मेरा बच्चा इनका क्या कंसर्न होगा। हाँ भाई क्या लिखा है, फुली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ देयर इंटरेस्ट किस में होगा, अफेक्टेड बाय जॉब सिक्योरिटी, पावर एंड स्टेटस एंड फैक्ट्री वर्क कंडीशंस। तो करेक्ट क्या है, एबीसी, बी इज करेक्ट, क्योंकि उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसे पावर और स्टेटस चाहिए, फैक्ट्री से उसका ताल्लुक नहीं है, फैक्ट्री से वर्कर का ताल्लुक है। हाँ भाई ठीक है, वो दूसरों के लिए। आ जाओ भाई, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड की सप्लायर्स, गौर से देखना, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड की सप्लायर्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड और एक्सटर्नल। क्या है ये, बताओ। यस इट इज, ये दो कनेक्टेड भी हैं, कनेक्टेड है ना कंपनी से, और एक्सटर्नल भी है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंटरनल नहीं है, और सप्लायर है, एक्सटर्नल है। तो इसमें ये दोनों की एग्जांपल्स है, एक्सटर्नल की भी है, कनेक्टेड भी है, देयरफॉर सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। कंपनीज माइट इशू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, समझो पहले इसको, समझो, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी को फंड्स रेज करने होते हैं। ये बात किसकी हो रही है मेरा बेटा, कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको पता है कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज के लिए कंपनी के सोर्सेज होंगे। क्या सोर्सेज होंगे, कंपनी शेयर्स इशू करेगी, उससे इक्विटी होगी, ठीक है, शेयर होल्डर्स आएंगे। और दूसरा क्या होगा, कंपनी का दूसरा क्या होता है, डेट, लोन, ठीक है। अब ये जो लोन होता है ना, वन ऑफ द वे जिसमें ये इशू होता है बॉन्ड्स की फॉर्म में, और ये डिबेंचर की फॉर्म में, ये फॉर्म्स हैं जिसमें ये इशू होता है, लेंडर्स, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से हो रहा है, अब समझ आइए आपको कि क्या है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का। ताहिर अब्बास फर्क ये है बेटा कि ऐसे डायरेक्टर जो बोर्ड के मेंबर हैं और कंपनी में आके जॉब भी करते हैं, कंपनी में रोज आते हैं, सुबह को आते हैं, 5 बजे तक बैठेंगे, कोई काम कर रहे होंगे, मसलन फाइनेंस के, मसलन मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, बिजनेस पढ़ाना, ये उनका काम, वो नौकरी कर रहे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव का काम ये नहीं होता, नॉन एग्जीक्यूटिव सिर्फ बोर्ड का मेंबर होता है, जब बोर्ड की मीटिंग्स होती है तब आता है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, वो नौकरी नहीं करता, वो सिर्फ बोर्ड का आके एम्प्लॉयमेंट करता है, और बोर्ड के आके बैठेगा, उसमें मेंबर है, बोर्ड मेंबर है, डिसीजन मेकिंग देगा, मैनेजमेंट आएगी, सीईओ आएगा, सीएफओ आएगा। हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। वो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें वो शामिल होता है। आगे बढ़े, इसमें बताएं कौन होगा, कंपनीज माइट इशू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टू लेंडर्स, ठीक होगी भाई। शाहिद भाईजान अभी इसको पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट
Next 37. Lenders might not be concerned about heavy borrowing by business organizations, despite considering that heavy borrowing might increase the risk and company will not be able to pay. अब बात क्या है, क्या lenders to the company, जो lenders to the company होंगे, MCQ क्या है, not concerned about heavy borrowing. बताएं true फॉल्स. मैं लेंडर हूं, मैंने कंपनी को पैसे दिए हैं और वो कंपनी जो है बोरोइंग की जा रही है, तो मुझे कंसर्न होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे क्या होगा? यस फॉल्स. नहीं भाई, आई विल बी वेरी मच कंसर्न्ड, आई विल बी वेरी मच कंसर्न्ड कि भाई देखो मुझे पैसे दे सकेंगे नहीं सकेंगे. डेट इक्विटी रेशो होता है ना, कि खुद के पैसे नहीं लगा रहे, समझो इस बात को, खुद पैसे नहीं लगा रहे, लोगों से लिए जा रहे हैं, तो मुझे कब लौटाएंगे? आई बात समझ? फॉल्स स्टेटमेंट. 38 पढ़ लो बेटा जब तक मैं पानी पी लूं. अमर दोबारा बताता हूं बेटा. क्या रिपीट करना है बेटा? पहला वाला रिपीट करना है, बोलो. ये वाला रिपीट करना है. फातिमा जल्दी जल्दी बताओ बेटा. अरे मेरी जान, जिसको फिजिकल क्लास में आना है, मैं एआरटीटी में हूँ, स्टूडियो में हूँ, क्लासरूम में नहीं हूँ, ठीक है? तो थोड़ी जगह का इशू हो जाएगा, तो घर पे रहो, सुकून से पढ़ते हैं, तुम भी आराम से, मैं भी आराम से, ठीक है? हाँ भाई, इसमें इसको एक्सप्लेन करूं. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देखो मेरा बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो मैंने बात की वो सुन लो. नॉन एग्जीक्यूटिव अल्बीना डायरेक्टर दो किस्म के होते हैं बेटा. बोर्ड के, कंपनी का जो बोर्ड होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें क्या होते हैं? डायरेक्टर. कितने किस्म के? दो. एक कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव, एक कहलाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव. ठीक है बेटा जी, सब मिल जाएगा, सबर तो करो. एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है बेटा? ये ना सिर्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं बल्कि जॉब भी करते हैं. जॉब का मतलब मेरा क्या है? नौकरी करते हैं 9 to 5 कंपनी की, ठीक है? अब काम कुछ भी हो या हो ही ना, मगर उनको सैलरी मिल रही होती है. ये नॉन एग्जीक्यूटिव अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, उसका कंपनी की डे टू डे मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. एग्जीक्यूटिव का डे टू डे मैनेजमेंट से ताल्लुक है. वो रोज सुबह को आता है, देखता है, हाँ जी गार्ड खड़ा है, ठीक है, हाँ जी क्या था, सफाई हो रही है, सारी चीजें देख रहे होते हैं. तो नॉन एग्जीक्यूटिव का ये काम नहीं है. नॉन एग्जीक्यूटिव अपना धंधा चला रहा है, अपने किसी और कंपनी में बैठा हुआ है, कोई और है. तो हम जिस कंपनी की मिसाल दे रहे हैं, ये उसका बोर्ड मेंबर तो है मगर ये रोज नहीं आता. अब समझ आ गया एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का फर्क? आ गया समझ? ओके, इस स्लाइड में जिसको इशू था 37 में, देखो लेंडर्स माइट नॉट बी कंसर्न. सवाल क्या है? माइट नॉट, नॉट तो नहीं होगा ना, दे आर कंसर्न, तो फॉल्स हो गई ना स्टेटमेंट, फॉल्स हो गई ना, ठीक है? 36 में क्या था? लेंडर्स की बात थी कि ये जो बॉन्ड्स और डिबेंचर क्या है बेटा? ये सोर्स क्या है उसका? शेयर के थ्रू मिलता है? नहीं, इससे लोन रेज होता है. तो लोन रेज कैसे हो रहा है? बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, डिबेंचर के थ्रू हो रहा है. तो कौन सा करेक्ट है? कंपनी माइट इशू किसको करेगी? लेंडर को करेगी ना, ठीक है बेटा? चलो ये आ गया 38. Are the members of the board and bring experience and knowledge to the board, however they are external stakeholders of the company and appointed by the board. बताओ कौन है? बोलो भाई, अभी तो समझाया मैंने आपको. नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है? आगे बढ़े. Directors are the key managers of the company who make decisions and policies of the company, but their decisions are influenced by dash and they can take action against the directors. क्या बात करती भाई? वाह 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 वाह. बताओ what is the correct option? This is shareholders. भाई कैसे? भाई भाईजान, जब शेयर होल्डर एजीएम करते हैं ना, ठीक है, जब मीटिंग बुलाएंगे ना, डायरेक्टर्स को हाजिरी लाइन लगती है सामने, हाँ जी सवाल जवाब होते हैं. तो जो शेयर होल्डर्स होंगे, जब एजीएम होगी, डायरेक्टर कैसे होते हैं? इलेक्ट होते हैं ना, ठीक है, जनरल मीटिंग में होते हैं. फिर क्या होता है कि सवाल जवाब किए जाते हैं. एक दफा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, बैलेटिंग नहीं बेटा, हाँ वो चलो आपकी वो बात दूसरी है। तो एक शेयर होल्डर था, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर था, वो 15% का शेयर होल्डर था, बड़े सवाल पूछ रहा था। ठीक है, आमतौर पे पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि ये एक्शन लेते हैं, नहीं कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर सब कर रहे थे। तो बड़े सवाल कर रहा था, पता है क्या क्या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने, जो कंपनी के बोर्ड पे भी बैठे थे मेजॉरिटी, उन्होंने कहा अच्छा इसको निकालो। यकीन करें वो बात वो थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया, सच्ची लिटरली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। चल बेटा माइनॉरिटी शेयर होल्डर निकल यहाँ से। तो इसीलिए फिर एक इदारा बना होता है एसीसीपी, जो इनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो बहरहाल शेयर होल्डर्स का यहाँ पे इन अ वे ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक था। 39 नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, दे आर डिसीजन मेकर्स, आर दे? जिसको भी पता होगा ना कनेक्टेड स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट, कनेक्टेड, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल नहीं, कनेक्टेड। ठीक है, तो उसको पता होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे आर द पार्ट ऑफ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आर दे द पार्ट ऑफ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? नो, इनकरेक्ट। दे आर very influential in shaping the future of the organization decisions, ये this is correct, this is correct। क्यों भाई, आपने पढ़ा होगा कि आपने जब इस जुमले को पढ़ा होगा कि जी जो कनेक्टेड होते हैं, मसलन कनेक्टेड में जो स्टेक होल्डर होंगे तो क्या कर सकते हैं वो, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द फ्यूचर एंड डिसीजंस, इन्फ्लुएंस रखते हैं, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल नहीं, पावर नहीं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल देगा मुझे बेटा कनेक्टेड शेयर स्टेक होल्डर्स की, कनेक्टेड स्टेक होल्डर की, कनेक्टेड सप्लायर, कस्टमर, गुड गुड, शाबाश, गुड एग्जांपल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, ओके, एम्प्लॉइज बेटा इंटरनल होते हैं, इंटरनल। ठीक है, आगे 41 डैश, गौर से सुनना, गौर, इज यूज्ड टू कैटेगराइज relevant stakeholders based on their power or influence and level of interest। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ये स्पेसिफिकली जब आप पढ़ोगे ना बेटा, तो इस किस्म के सवाल थोड़े से रटे वाले होते हैं, ये आ सकते हैं। तो कौन सा मैट्रिक्स होता है बताओ? पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, इंटरेस्ट पावरफुल मैट्रिक्स है, पावर इन्फ्लुएंस है, कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज यस, ए, पावर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पावरफुल नहीं, पहले पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, एक टर्म है। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स हैव हाई पावर, हाई पावर, लो इंटरेस्ट? बोलो बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, कौन सा है हाई पावर? हाई पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? बताओ, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? वहीं से क्लू पकड़ोगे बेटा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और ओनरशिप तो किसकी है? उसकी थोड़ी है। पावर सबसे ज्यादा, लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब वही ओनरशिप, स्टेक, क्या है? नहीं समझ आया बेटा? आप मुझे बताओ, आपको ये एमसीक्यू फायदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ठीक है, मुझे बताओ आपको फायदा दे रहे हैं कि नहीं? सरकार, यस बेटा, सरकार, बताओ बेटा, आई समझ? आपको ये चीजें देखो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, आपको दे दें, ताकि बार बार रिवाइज करो। जिसको अगर बेटा, अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आपका इनपुट भी चाहिए। ठीक है, आपको ना ये चीजें मिल जाएंगी, फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करो। मैं जब आपसे शेयर करूंगा ना, तो आप मुझे मशवरा दो, क्या मैं करेक्ट आपको बता के शेयर करूं या बगैर करेक्ट के साथ शेयर करूं? चलो ये भी मुझे बता दो, लगे तो बता दो कि मैं आपको करेक्ट ऑप्शन दूं इसके साथ या बगैर के बताऊं बेटा, ताकि फिर, हाँ यही मैं चाह रहा था कि विदाउट आपके साथ शेयर किए जाए, फिर आपको अलग से की दे दी जाए, इसकी अलग से की दी जाए। ठीक है बेटा, मगर मिल जाएगा, करेक्ट के बगैर कैसे काम करोगे? वैसे तो ये वीडियो भी मिल जाएगी ना आपको, करेक्ट तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स हैव लो पावर, लो इंटरेस्ट? बोलो भाई, शाबाश। लो पावर, लो इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक, स्टेक होल्डर तो है ना बेचारे के पास पावर, ये मैंगो मैन है, मैंगो मैन, आम आदमी। ठीक है, ना पावर ना इंटरेस्ट। नेक्स्ट 44 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस a business organization strives by providing goods and services desired by? ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रखा है, बताओ।
ये आपको आना चाहिए। ये एक किस्म की थोड़ा सा मैंने ना एक काम क्या किया है, शाबाश, याद है तुम लोगों को, ये मैंने एक किस्म का थोड़ा रिपीट किया है ताकि आपको टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको भी देख लो, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट मीट नीड्स ऑफ द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग टेंजिबल गुड्स। थोड़ा मैंने ना मतलब टीज भी किया है, ठीक है, कुछ चीजें बताई हैं फिर उलट बताई हैं, फिर दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, क्यों यहाँ लिखा है नॉट, तो सर्विसेज, क्यों भाई सर्विसेज, क्योंकि वो टेंजेबल नहीं होती, ठीक है, शाबाश। ओके 51। अच्छा, इसके अंदर एक आध एमसीक्यू थे जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने की वजह क्या है कि मैं उसको अगली क्लास में लाऊंगा, ठीक है, मगर मिलेंगे आपको सारे के सारे इंशाल्लाह। द डैश कैन बी मेजर्ड थ्रू की वेरिएबल सच एज रेवेन्यू कॉस्ट। वही चीज में थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि हमारी तकरीबन क्लास एंड में है, चंद चीजें मैं बीच बीच में डाली हैं सिर्फ देखने के लिए कि भूल गए। ओके, देखो भूल गए ना, ऐसे नहीं करो ना यार, ऐसे ना करो ना, देखो फंस गए ना कुछ तो, ठीक है। देखो ये बात वही थी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही थी यार, थोड़ा देखो चेंज किया है ना, वही चीज एक तरीके से पूछी फिर दूसरे तरीके से, एग्जामिनर किसी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द बिजनेस में इनकर अ लॉस बाय नॉट अचीविंग इट्स गोल्स, बोलो बताओ भाई। एम्प्लॉइंग ओवर क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल। गौर से देखना, मेन रीजन क्या होता है? नो, द मेन रीजन इज बी, यस, हालांकि दूसरे भी हो सकते हैं, बट नाउ एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल अपनी जगह पे, बट मेन जो कॉज होता है ना बेटा, किस चीज का, ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर पाना और किस मकसद के लिए, लॉस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मेन होता है, ठीक है ना। अब्दुल रहमान, मैंने 45 एमसीक्यू के बाद 55 इसलिए किया क्योंकि इस बीच में मैंने कुछ एमसीक्यू स्किप किए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बेस डालना पड़ेगा, वो अगली क्लास में आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो बेटा, मैंने ये बात बताई थी। नेक्स्ट, ऑल इसलिए नहीं कि मुझे एक बात बताओ यार, ये किसने बोला ऑल? सैयद सुमन, क्या नाम है, सुमन, सुमन, एक जगह तुम जा रही हो क्वालिफाई होने के बाद, ठीक है, वहां पे सैलरी आपके हिसाब से ठीक है, घर के करीब जॉब थी, घर के करीब जॉब है, सैलरी थोड़ी सी मार्केट से कम है, मगर आपके हिसाब से ओके है, यू थिंक इट्स ओके, और आप जाती हैं वहां पे इंटरव्यू के लिए, वो कहते हैं नहीं जी आप तो क्वालिफाइड हो, ठीक है, हमारे हिसाब से जो है ना हम आपको नहीं देंगे जॉब क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड हो। तो मुझे एक बात बताओ, ओवर क्वालिफाइड बंदा लॉस इनकर करता है या प्रॉफिट देता है? हाँ सुमन, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बॉय बच्चा, हाँ मेरा शहजादा, बोल बेटा। वो लिखा है सैयदा सुमन, हाँ मेरा बच्चा, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, इसलिए ऑल नहीं, इसलिए नहीं शहजादा, ठीक है, इसलिए नहीं बेटा, इसलिए बी, ओके, ठीक है। आगे, नॉट ऑल कंपनीज अर्न प्रॉफिट बट दैट इज द रिस्क ऑफ बीइंग इन बिजनेस। क्यों? लॉस भी तो होता है, दैट इज द रिस्क। देखो बात सुनना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं, सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, ठीक है। बात क्या है, बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछो सर बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है, बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है, मैं बोलूंगा मेरा बेटा बिजनेस में रिस्क है, रिस्क रिस्क रिस्क, ठीक है, और जॉब में सिक्योरिटी है, ठीक है, समझ आई? सुनो सुनो सुनो, जवाब देने से पहले सुनो, क्या है बिजनेस में? रिस्क, टेंशन, टेंशन, जॉब में क्या है? सिक्योरिटी, सुकून। ऐसे लोग सोचती है ना, ये कौन ऐसे सोचती है, मैं पता है इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। मैं कहता हूं जो बिजनेस करेगा, जो बिजनेस करेगा वो रिस्क तो लेगा, जो बिजनेस करेगा रिस्क तो लेगा, मगर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारेगा। क्यों? नौकरी से जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें बिजनेस से पूरी होती हैं, याद रखना, नौकरी से जरूरतें पूरी होंगी, बिजनेस से ख्वाहिशें पूरी होंगी। अब तुम पे है कि क्या करना चाहते हो, ठीक है। रिस्क तो है, रिस्क तो है, बट बेटा कौन सी जिंदगी है? बादशाहों वाली। और जो नौकरी करेगा, कौन सी जिंदगी है? बोलो मेरे बच्चों, कुत्ते वाली, ठीक है, कुत्ते वाली जिंदगी है। बहरहाल मेरा बस चले, मैं जॉब छोड़ दूं, बट बहरहाल मेरी बीवी नहीं छोड़ने देती,
कहते हैं भाई सीएसएस अफसर से मैंने शादी की थी, अब आप ठीक है गोली मार दूंगी। मैंने कहा जी ठीक है, शरीफ इंसान हूँ, अब बीवी की बात मानता हूँ। आगे चलो, not all companies earn profit, but that is the risk of being in this business. There is an indirect relationship between risk and profit. The greater the risk, no, सही है, ये सही है बेटा। हाँ, अच्छा किसी ने कहा बीवी से डरने के बाद, यार तू बच्चा है यार, पीआरसी में है ना, जिसने लिखा था बीवी से डरने की बात, फिर से बीवी से डरने की बात। यार ये जो बच्चा है ना, नाम बता यार, तू नाम क्या है तुम्हारा? तुम पीआरसी में छोटे बच्चे हो अभी, ठीक है, क्वालिफाई हो जाओ तो फिर तुझे पता चलेगा, ठीक है, तो बीवी से डरना क्यों जरूरी है। चलो मेरा बच्चा क्या है, दिस इज अ फॉल्स, क्यों? डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली इनवर्स नहीं है बेटा रिलेशनशिप इसका, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क नो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर देश take in business providing products। बोलो, ये रिस्क 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 रिस्क, ठीक है, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका रिवार्ड है, अभी हमने बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस नीड्स टू लर्न दैट व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स नीड एंड वांट and to develop, manufacture, price, promote, distribute those products। क्या क्या चाहिए बिजनेस को इस काम करने के लिए, इस मकसद के लिए? कंज्यूमर्स को कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन से पता होना चाहिए। बिजनेस को क्या है, नीड्स टू लर्न व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर को कौन सी चीजें चाहिए, किस प्राइस पे, किस तरीके से उसको करना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट या मार्केटिंग एक्सपर्टीज। नाउ दिस इज मार्केटिंग एक्सपर्टीज, ठीक है। 56, which of the following is not considered a factor for the business to achieve and maintain profitability? बोलो, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटी से ताल्लुक रखते हैं। एफिशिएंट ऑपरेशंस, भाई देखो नॉट कंसिडर्ड, सुनना, नॉट कंसिडर्ड लिखा है मैंने, तो एफिशिएंट ऑपरेशंस होंगे, एथिकल डीलिंग विद स्टेक होल्डर, सब क्या है, सबका ताल्लुक है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। As part of the strategic review, they should always reconsider the purpose of the entity that they manage, ठीक है। इस स्ट्रेटेजिक रिव्यू, स्ट्रेटेजी पे अगली क्लास में बात होगी, क्या करेंगे, ऑलवेज रिकंसिडर द पर्पस ऑफ द एंटिटी दैट दे रिव्यू, दैट दे मैनेज। किसको करना होता है बेटा, ये किसको करना होता है, बोलो, स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, या किसको, मैनेजमेंट, ठीक हो गया। 58, which of the following is decided in strategic planning process? Strategic planning process में क्या डिसाइड होता है, goals, objectives, strategies with the aim to maximize profit, goals and objectives with the aim of delivering goods in timely manner, goals and objectives and strategies with the aim of fulfilling entities purpose, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया है, बट सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फुलफिलिंग एंटिटीज पर्पस, और वो बेशक मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें क्लोजर टू बुक रहना चाहता हूँ। आज के लिए ये सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, क्योंकि हमारा तकरीबन टाइम हो गया है आज के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग हायरार्की शुड अ बिजनेस एंटिटी हैव, कौन सी हायरार्की उसमें होना चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, मैनेजमेंट की, एम्स एंड प्लान्स की, कौन सी होनी चाहिए बिजनेस को, बिजनेस को कौन सी होनी चाहिए, बिजनेस को सारी होनी चाहिए, ठीक है, सारी बेटा। डी 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 डी, क्यों, मैनेजमेंट की हायरार्की भी नहीं होगी, मैनेजमेंट की हायरार्की नहीं होगी तो क्या होगा बताओ, एक सीईओ आ रहा होगा और बाहर खड़ा गार्ड उसको बोलेगा, सर जी चाय तो पिलाना, सर जी जरा आज आए हैं ना, थोड़ा सा जल्दी आए, चाय तो बना दे 15 मिनट पहले। हायरार्की तो होगी ना भाईजान, ऐसे कैसे हायरार्की नहीं होगी, ठीक है। Now, which of the following is included in aims and plans hierarchy? कौन सा होगा इसमें शामिल, बताओ। Which of the following is included in aims and plans of hierarchy? All of the above, ठीक है। ये जो aims and होता है ना, उसके लिए, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, अब मुझे बस आपसे आखिरी आज के लिए बात करनी है। कल आज मैंने ये 60 एमसीक्यू रखे थे, और इसको हायरार्की का मतलब होता है बेटा स्टेप्स। जैसे मिसाल ले लो, एक है मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डायरेक्टर, ठीक है,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन, इस तरह ये जो होता है ना इसको हायरार्की बोलते हैं। ठीक है बेटा। ओके मेरे बच्चों, अव्वल तो आज का जो सेशन था आपने देख लिया और इंशाल्लाह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों आपके फीडबैक का। और मुझे जो मैंने मेहनत की थी आज के ये 2 घंटे में, वो उसका पूरी मेहनत जो है ना उसका वो वसूल हो गया। आप लोगों का रिस्पांस, आप लोगों का प्यार देख के अब आपने बेटा एक काम क्या करना है, जो आपके दोस्त हैं उनको भी ये पहुंचाओ, ये सारी चीजें उन तक पहुंचाओ। मैं इंशाअल्लाह इसको आज ही इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड करा के लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो आपने करना ये है कि जिस जिस बच्चे का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना हो अगर, ठीक है, मुझे बस 1 सेकंड दें। बेटा जो भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, काइंडली वो हमारे इस स्टाफ मेंबर फाइज के एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप राब्ता करो। मैं अभी उसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा और इसका नंबर है 03302959204। ठीक है। इस नंबर पे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मालिक यार जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा, अल्लाह खुश रखे। सुनो, इस नंबर पे बेटा आपने व्हाट्सएप करके आपने उनसे कहना है कि हमें सर तारिक की जो प्रैक्टिस सेशन है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है। वो सारे ग्रुपों में, वो सारे बेटा ग्रुपों में मौजूद है, वो आपको ऐड कर देगा। ठीक है। इसकी अब मैं मेरे पे आपकी जो मेरे पे आज काम है बेटा वो ये है, सुनो, अब कुछ आप पे है जी, मैं टीटी हूँ बेटा, टीटी में ही हूँ, तारिक तो नहीं हूँ। सुनो, अब आपने क्या करना है मेरा बेटा, अब आपने क्या करना है, अब एक तो आपने जो आपकी बुक का चैप्टर 1 है, ठीक है, उसको एक दफा कल की क्लास से पहले पढ़ लेना है। चैप्टर 1 को, चैप्टर 1 जो है एंड तक आप पढ़ोगे। ठीक है। इसके अंदर अगर आप आगे जाएंगे तो जो जो एरिया होगा हम इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 पे भी ओनरशिप ऑफ बिजनेस के चैप्टर तक भी कुछ एमसीक्यूज को ले जाएंगे। ठीक हो गया। आप लोगों ने कल तक अपनी तैयारी तो करो, अपनी तैयारी जिस तरीके से जिस पेज से करनी है करो। मेरे लिए कल के लिए आप चैप्टर 1 को कंप्लीट करो और चैप्टर 2 को आप थोड़ा सा खास तौर पे जो फर्स्ट 2-3 पेजेस हैं उसको एक तरफ गो थ्रू कर लो। ठीक हो गया। अब मेरे पे क्या है, मैं आपको अभी इस चीज को जो अभी मैंने किया है, मैं 2 काम करूंगा। एक, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुपों में आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरा मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये काम मैं आज करवाता हूं और आप फिर जो जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाओ, क्योंकि ये बेटा बहुत फायदे की बात है, उनको भी फायदा मिले। ठीक है ना। चलो मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, कोई चीज है तो पूछ लो। I was worried for but thank you beta Tahir, thank you beta, से should be covered by, बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अच्छा, कल की क्लास बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ज्यादातर जो आपकी चीजें हैं इनका ताल्लुक है प्रिसीजन। कल की क्लास बेटा सेम टाइम पे होगी। सेम टाइम का मतलब है थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। आज मैं तकरीबन 9-9:15 तक एंड कर रहा हूँ, मैं कल 9:30 तक ले जाऊंगा। नीड बेसिस पे हम जाएंगे। सेम हमारा टाइम होगा बेटा 7 बजे से लेके और 9:30 बजे तक कल क्लास होगी। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का बता दें बेटा, अभी हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा क्या है कवर्ड बाय, बेटा ख्वाजा में देख लेता हूँ आपका फीडबैक क्या है। लुकमान, बुक्स आर नॉट का क्या मतलब है बेटा? ITA, ठीक हो गया, इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। पहले तो देखो मैंने जो आपने कमिटमेंट किया उसको मुझे पूरा करने दो ITB के हद तक, बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी कर सकें। ठीक है। और वसी तुम्हारा यार ये जो MCQ है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, पता नहीं बार बार आ रहा है। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह बेटा मेरी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी यही है कि ये MCQ हर एंगल को कवर करें। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है बेटा, एक एक चीज को कवर किया। आपने देखा किस तरीके से चीजें रिवाइज हुई और वो चीजें, मेरी बहरहाल कोशिश यही है कि हर एक चीज को मैं कवर करूं
और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, दुआ है कि आपका पेपर इसी में से आएगा। एग्जाम का आईकेप को भी नहीं पता बेटा, मुझे कहाँ पता है, मगर आईकेप ने एक डेट दे दी है, उससे पहले वो कर लेंगे। 2000 एमसीक्यू, बिल्कुल बेटा मैं 2000 एमसीक्यू करवाऊंगा बेटा। आज चूंकि फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा फाउंडेशन भी डालना था, इसने मेरे नंबर 60 तक रोका। आगे जैसे हम जाएंगे मेरे हिसाब से जो फाउंडेशन चाहिए वो बनती जाएगी, फिर हम थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे और लंबी क्लासेस लगाएंगे। तो इंशाल्लाह 7 से 8 सेशन के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और सारे 2000 एमसीक्यूज की आपको बुक भी मिल जाएगी और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। सर पर एक बेटा एक बिल्कुल भारी है, मगर मारा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या है जी? लव यू मोर बेटा, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बिल्कुल ठीक है लुकमान, मैंने आपको बता दिया, आप टेंशन ना लो, आपको जो है ना गिवन टाइम के अंदर ही कराएंगे। बेटा इसमें ये है कि मैं ऑनलाइन थोड़ी सी शायद बात हुई है कि आईटीबी जो है, मैं ऑब्वियसली बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, टैक्स भी पढ़ाता हूँ, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता। तो मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू हेल्प करता रहूँगा बच्चों की, ठीक है, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड के थ्रू हेल्प करता रहूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया यार हैदर, अल्लाह खुश रखे बेटा तुम्हें। चलो भाई, अब बहुत बहुत सीएसएस छोड़ा नहीं है बेटा, मैं अभी भी हूँ ताहिर, सीएसएस ऑफिसर हूँ, जॉब करता हूँ, सुबह जाता हूँ मैं सीएसएस ऑफिसर, सीएसएस के साथ में ये मेरा पैशन है पढ़ाना, ठीक है, सीएसएस छोड़ा नहीं है। 20 तारीख से पहले कहा है हामिद आईकेप ने कि हम करा लेंगे, ठीक है। चले शायद शायद उस दिन देखते हैं बेटा आपका फीडबैक, मतलब आपका फीडबैक पे मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह आपको खुश रखे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके आने वाले एग्जाम में और उसके बाद भी जो आपके एग्जाम से उसमें कामयाब करे आपको अपने मकसद में। और एज फादरली फिगर, एज योर एल्डर ब्रदर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो छोटी सी कंट्रीब्यूशन इस सब्जेक्ट में आपके लिए कर सकता हूँ करूँ, और अल्लाह ताला मुझे इस एफर्ट में कामयाब करे और आप सबको कामयाब करे, और बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।